हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी ट्यूटोरियल के ऊपर। और यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 11 को, जिसका नाम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो भैया देखो, ये फिजिक्स का सेकंड नंबर चैप्टर है। इसके पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम क्या था, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो वहां पर हमने काफी चीजों की बात की थी। उसमें से एक चीज क्या थी, वो थी लेंस। लेंस के बारे में हमने वहां पर काफी चीज पढ़ा था। और एक तरीके से उसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है ये टॉपिक, क्योंकि यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई को। और ह्यूमन आई में भी हमारा क्या होता है, लेंस होता है। और कुछ डिफरेंट हमारे प्रॉपर्टीज जो हमारे आसपास लाइट से जुड़े हुए हैं, वो भी हम यहां पर देखने वाले हैं। तो यहां पर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह मैं साथ में बताते चलूंगा। तो इस चैप्टर को आप कंप्लीटली पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देख लीजिए। और साथ में अगर आप जल्दी देखना चाहते हैं, चैप्टर को जल्दी खत्म करना चाहते हैं, तो 1.25x पर देख सकते हैं, या फिर 1.5x पर भी वीडियो को देख लीजिए। कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। चैप्टर क्या है भैया? चैप्टर में सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन आ गया। इंट्रोडक्शन में यही चीज कह रहा है जो कि मैंने आपको कहा कि भैया देखो, पिछले चैप्टर में आपने क्या पढ़ा है, लाइट का रिफ्रैक्शन पढ़ा है कि लेंसेज से रिफ्रैक्शन कैसे होता है। और वहां पर आपने इमेज फॉर्मेशन को भी पढ़ा था कि भैया जब इमेज बनेगा लेंस से तो उसका नेचर क्या होगा, पोजीशन क्या होगा, साइज क्या होगा इमेज का। बहुत सारी चीजें हमने पिछले चैप्टर में पढ़ ली है। तो उसी आइडियाज को, उसी टॉपिक्स को यूज करके हम यहां पर ह्यूमन आई को पढ़ने वाले हैं। और ह्यूमन आई आपको पता है कि भैया ह्यूमन आई हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हम अपने आसपास की दुनिया को देखने पाते हैं। और ह्यूमन आई में एक लेंस होता है जिसकी मदद से हम अपना जो फोकस है, किसी भी चीज को देख पाते हैं, उसका इमेज हम अपने आई के अंदर, आंखों के अंदर बनाने पाते हैं। तो वो सारी चीजें हम छोड़ते हैं, जो भी इंट्रो फिंट्रो है सब छोड़ते हैं। हम लोग कहां बढ़ते हैं, सबसे पहला टॉपिक पर। टॉपिक क्या है, 11.1। ये क्या कहता है, द ह्यूमन आई। यानी यहां पर ह्यूमन आई जो आंख है, उसके स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को यहां पर हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। अब यहां पर छोटा सा इंट्रो फिर से दिया गया है कि भैया देखो, ह्यूमन आई जो होता है वो हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है। क्योंकि हमारे शरीर में 5 सेंस ऑर्गन है, उसमें से बाकी सारे जो हैं उनके कंपैरिजन में हमको आंख सबसे ज्यादा मदद करता है और सबसे ज्यादा हम उस पर रिलाई करते हैं। हम अपने आसपास की दुनिया को छू कर भी चेक कर सकते हैं, चाहे सुनकर, चाहे टेस्ट करके, गंध लेकर दुनिया के अगल अपने आसपास क्या हो रहा है पता कर सकते हैं। लेकिन उस सबसे अच्छा क्या है, आंख है। तो आंख जो है वो काफी सेंसिटिव भी और हमारे लिए काफी वैल्यूएबल भी है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, आंखों को देखते हैं। अब आंखों का स्ट्रक्चर, आई का स्ट्रक्चर आप यहां पर देख सकते हैं कि भैया आई का स्ट्रक्चर कैसा होता है। आई का स्ट्रक्चर बात करें तो आई के स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो ये जो आई है, यही तो आपके पास है, आपको पता है कि भैया आई कैसा दिखता है। लेकिन आंखों के अंदर की बात हो रही है तो अंदर से स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है, जो कि आप यहां पर देख रहे हैं। एक सेकंड में खुद को क्या करता हूं, छोटा कर लेता हूं ताकि आप आसानी से देखने पाए और मैं भी आपसे बात करने पाऊं। यहां पर आई को देख सकते हैं, तो आई का पूरा स्ट्रक्चर है। आई में कई सारे पार्ट आप यहां पर देख पा रहे हैं। तो सभी पार्ट के फंक्शन को, सभी पार्ट के स्ट्रक्चर को, कहां वो लोकेटेड है, सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन कौन सा पार्ट कहां है, पूरा ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जितने भी पार्ट्स हैं उनके फंक्शन को, उनके वो कैसे काम करते हैं, कैसे चीजों को देखने में मदद करते हैं, ये हमें समझना है। अब यहां पर पार्ट्स में बात करें तो सबसे पहला जो सबसे आउटर लेयर है वो है कॉर्निया। कॉर्निया हो गया, इसके बाद आ गया आइरिस, आइरिस के बाद आ गया पिपल, पिपल के बाद आ गया एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको यहां पर मैं बता दूंगा क्या होता है। इसके बाद आता है क्रिस्टलाइन लेंस, यानी जिस लेंस की हमने पिछले चैप्टर में बात की थी, पढ़ा था, उसी प्रकार का एक लेंस हमारे आंखों के अंदर होता है। हर आंख में एक लेंस होता है, तो उसको भी हम यहां पर पढ़ेंगे। उसके बाद है हमारा सिलियरी मसल्स, यानी कि वो मसल जो कि लेंस को होल्ड करते हैं, उस को फंक्शन करने में मदद करते हैं। इसके बाद है रेटिना, इसके बाद है ऑप्टिक नर्व, और साथ में क्या है, विट्रस ह्यूमर। ये सारे आपके पार्ट्स हैं आपके आई के, जो कि यहां पर आपको जानने हैं, पढ़ने हैं। अब यहां पर आइए बारी बारी से सभी आई के पार्ट्स को हम लोग क्या कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि इनका क्या इंपॉर्टेंस है। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, कॉर्निया की बात करेंगे। कॉर्निया क्या होता है, एक थिन मेम्ब्रेन होता है जो कि डायफ्राम, आई के डायफ्राम के ऊपर होता है। यानी कि आई का सबसे आउटर लेयर जो हो गया, एक प्रोटेक्टिव लेयर हो गया, वो आपका क्या है, वो आपका कॉर्निया है। जैसे कि आप यहां पर देखें तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये आई है। आई में आप देख रहे हैं कि सबसे आउटर लेयर, पतला सा आपको लेयर यहां पर इस तरीके से दिख रहा है, वो क्या है, वो आपका है कॉर्निया।
मतलब कि आई के सबसे बाहर लेयर, जिस लेयर को मान लीजिए कभी आंख को देखे ध्यान से तो सबसे आउटर जो लेयर है, जैसे हमारे शरीर में चमड़ी है ना, उसी प्रकार से हमारे आई के ऊपर क्या है, हमारे आई के ऊपर है कॉर्निया। अब इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है एक प्रकार से कि भैया ये तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और इसके साथ ही ये क्या करता है, आपको यहीं से लाइट एंटर करता है हमारे आई में, और ये हमारे आई का सबसे डेलिकेट पार्ट होता है, सबसे सॉफ्ट, सबसे एक तरीके से हम कह सकते हैं सॉफ्ट पार्ट होता है, जल्दी आसानी से ये हर्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है वर्क। इसका वर्क क्या है, इसका काम क्या है, तो ये आपके आई को प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल एलिमेंट से, मतलब कि गंदगी वगैरह आंख के अंदर ना जाए, उसके प्रोटेक्शन का काम कौन करता है, कॉर्निया करता है। इसके साथ ही आई को स्मूथनेस प्रोवाइड करता है, एक्सटर्नल इंजुरी से भी प्रोटेक्ट करता है, तो सभी तरीके के प्रोटेक्शन का काम कौन करता है, कॉर्निया करता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे आई का दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट कौन सा है, वो है आइरिस। आइरिस कौन सा हो गया भैया, यहां जो आंखों में ये जो आप कलर का पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यानी ये जो ब्लू ब्लू यहां पर आई में देख रहे हैं, जो कि देखिए आपके आंख में जो बीच में पुतली दिखता है, जहां पर आपका काला एक धब्बा दिखता है, काले धब्बे के चारों तरफ का जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है ना, चारों तरफ काले वाला के चारों तरफ, वो आपका क्या है, आइरिस है। ये आपको क्या होता है, कॉर्निया के पीछे होता है, मतलब सबसे आउटर लेयर क्या हो गया, कॉर्निया हो गया, क्योंकि आपको पता है कि भैया कॉर्निया सबको प्रोटेक्शन दे रहा है, तो भैया आइरिस को भी प्रोटेक्शन दे रहा है। और ये एक मस्कुलर डायफ्राम होता है, मतलब कि एक प्रकार का क्या होता है, मसल होता है, जो कि क्या करता है, एक प्रकार का मसल का ये बना हुआ होता है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना। तो भैया देखते हैं कि ये प्यूपिल क्या होता है, ये हमारे लिए अब इंपॉर्टेंट हो गया कि भैया प्यूपिल क्या होता है। अब यहां पर देखिए, यहां पर आप देख रहे हैं कि भैया देखो ये आंख है, आंख के बीच में ये काला 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 हमें दिख रहा है, यही क्या है, यही हमारा प्यूपिल है। अब ये प्यूपिल क्या होता है भाई, तो प्यूपिल एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे आंख में एक छेद होता है। ये प्यूपिल ऐसा नहीं है कि यहां पर काला रंग का कुछ रखा हुआ है, जी नहीं, वहां पर कुछ नहीं है, वो ब्लैंक है, उसके अंदर लाइट जाता है। ये प्यूपिल जो है, लाइट सीधे इसके अंदर चला जाता है, अंदर में चला जाता है, ठीक है। और ये प्यूपिल के पीछे क्या होता है, प्यूपिल के पीछे हमारा लेंस वगैरह होता है, अंदर का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब प्यूपिल को डिफाइन कैसे करेंगे, तो भाई प्यूपिल को कहता है कि द प्यूपिल इज द ओपनिंग एट द सेंटर ऑफ द आइरिस थ्रू विच लाइट पासेज। प्यूपिल क्या है, प्यूपिल एक प्रकार से हमारे आई का एंट्री गेट हम कह सकते हैं, एंट्री है, ओपनिंग है, जिसके थ्रू लाइट हमारे आंखों के अंदर पहुंचता है, अंदर के हिस्से में पहुंचता है। और यहां पर प्यूपिल जो है, उसको आप यहां पर जैसे कि इस इमेज में देख पा रहे हैं कि प्यूपिल क्या कर रहा है, कभी छोटा हो जा रहा है, कभी बड़ा हो जा रहा है। तो ये छोटा बड़ा करने का काम कौन करता है, आइरिस करता है, अभी तुरंत हमने देखा था, ठीक है। अब यहां पर यही कहा गया है कि द आइरिस एडजस्ट द साइज ऑफ द प्यूपिल टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर्स द आई। मतलब अब बात आया कि भैया देखो प्यूपिल को बड़ा छोटा करना काहे है, क्यों प्यूपिल को बड़ा छोटा किया जा रहा है। उसका रीजन यह है कि भैया देखो जो आई है उसमें जरूरत के हिसाब से लाइट पहुंचे, कभी कम जरूरी लाइट है तो भैया कम लाइट पहुंचे, ज्यादा लाइट की जरूरत है तो ज्यादा लाइट पहुंचे, इसलिए यहां पर प्यूपिल को बड़ा छोटा किया जाता है। अब बात आया कि भाई कम ज्यादा लाइट क्यों चाहिए आई को। उसका रीजन है कि देखो भाई, जब हम लोग बहुत ब्राइट लोकेशन पर होते हैं, जैसे मान लो सूरज निकला हुआ है, तो हमारे आसपास बहुत लाइट होता है, बहुत ज्यादा लाइट होता है, तो उस समय हमारे आंख को इस इमेज बनाने के लिए, चीजों को देखने के लिए बहुत ज्यादा लाइट की जरूरत नहीं होती है, उसको चाहिए कि थोड़ा लाइट मिल जाए, हम उसी से अपना इमेज फॉर्मेशन कर लें, दुनिया को देख लें। तो उस समय क्या होगा, प्यूपिल छोटा हो जाएगा, इस प्रकार से प्यूपिल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जैसे कि देख रहे हैं ना, ये श्रिंक कर रहा है तो श्रिंक कर जाएगा, आइरिस क्या करेगा, प्यूपिल को छोटा बना देगा। अब प्यूपिल छोटा होगा तो आंख में क्या होगा, कम रोशनी पहुंचेगी, कम रोशनी पहुंचेगी तो क्या होगा, वो आसानी से चीजों को मैनेज करेगा, क्योंकि बाहर लाइट बहुत ज्यादा है, तो भाई जितना जरूरी है उतना ही लाइट अंदर पहुंचेगा। लेकिन क्या हुआ, अचानक से आप पहुंच गए एक अंधेरे वाले रूम में, जहां पर कोई भी बल्ब नहीं जल रहा है, हल्का सा लाइट आ रहा है, तो वहां पर आपको तो भाई इन्वायरमेंट में लाइट है ही नहीं, तो आपको क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा हो सके लाइट चाहिए, ताकि आप दुनिया को देख सकें, अपने आसपास की चीजों को देख सकें। तो वहां पर क्या होगा, आइरिस जो है वो प्यूपिल को एक्सपैंड कर देगा,
प्यूपिल को क्या कर देगा, बड़ा बना देगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट आई के अंदर पहुंच सके और आप जो है अपने आंखों में इमेज फॉर्मेशन कर सकें और दुनिया को देख सकें। तो यही आपका होता है प्यूपिल। प्यूपिल क्या है, एक प्रकार का ओपनिंग है, एक प्रकार का होल है हमारे आई में, जिसके थ्रू लाइट जो है हमारे आंखों के अंदर पहुंचता है। ठीक है, अब यहां पर वर्किंग क्या है, वर्किंग यही है कि भैया देखो, आइरिस जब श्रिंक करता है तो प्यूपिल का साइज कम हो जाता है और लाइट कम एंटर कर पाता है। वहीं आइरिस जब एक्सपैंड करता है तो प्यूपिल का साइज इंक्रीज हो जाता है और ज्यादा लाइट एंटर करने पाता है आंखों में। ठीक है, तो ये हो गया प्यूपिल। इसके बाद है आपका आई लेंस या फिर क्रिस्टलाइन लेंस। देखिए, हमारे पिछले चैप्टर में जो हमने लेंसेस की बात की थी, उसी प्रकार का एक लेंस जो होता है वो हमारे आंखों में लोकेटेड होता है। अब यहां पर हमने देखा कि सबसे बाहर क्या है, सबसे बाहर हमारा कॉर्निया है। कॉर्निया के बाद क्या है, एक्वस ह्यूमर है, जो कि एक प्रकार का लिक्विड होता है। क्या होता है मैं भी बता दूंगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा आइरिस और प्यूपिल आ गया, और उसके पीछे क्या होता है, उसके पीछे हमारा ये लेंस लोकेटेड होता है। अब ये लेंस जो है, ये लेंस आपका एक प्रकार का क्रिस्टलाइन लेंस होता है, और ये लेंस जो है, कैसा साइज आपको दिख रहा है इस लेंस का, ये एक प्रकार का कन्वेक्स लेंस होता है, कन्वेक्स डिजाइन का लेंस होता है। ठीक है, अब यहां पर ये जो लेंस होता है ना, ये आपको ऐसा लेंस होता है जो कि आपको ग्लास वगैरह का नहीं बनता है, शीशा का नहीं बनता है, प्लास्टिक का नहीं बनता है, बल्कि ये एक फ्लेक्सिबल सॉफ्ट मटेरियल का बना हुआ लेंस होता है, जो कि आसानी से अपना शेप चेंज कर सकता है ताकि वो अलग अलग चीजों पर फोकस कर सके। मतलब क्या, मतलब भैया देखो, ये जो लेंस है ना, ये लेंस आपके जो दुनिया का इमेज है, जैसे हमने पिछले चैप्टर में लेंस की बात की थी, वहां पर क्या होता था, जब भी हम लेंस इस तरीके से रखते थे तो लेंस का हम लोग क्या करते थे, इमेज फॉर्मेशन करते थे। इस प्रकार से हम लोग क्या करते थे, इमेज फॉर्मेशन करते थे। इमेज फॉर्मेशन क्या होता था, अलग अलग लोकेशन पर होता था, कभी यहां होता था, कभी यहां होता था, कभी यहां होता था, तो भाई अलग अलग लोकेशन पर होता था। तो यहां पर जो आपका आई का लेंस है, आंखों का लेंस है, ये आपका क्या कर सकता है, अपने साइज को चेंज कर सकता है। मतलब जो इसका एक तरीके से फोकल लेंथ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये सारी चीजों को ये चेंज कर सकता है। और ये चेंज करके क्या करता है, हमेशा इमेज को बनाता है। यहां पे हमने देखा था कि भाई इमेज फॉर्मेशन अलग अलग लोकेशन पर होता था। जैसे अगर हम इतना दूर रखें कोई ऑब्जेक्ट तो उसका इमेज फॉर्मेशन अलग लोकेशन पर होगा, अगर हम 100 मीटर दूर रखते तो उसका इमेज कहीं और बनेगा, अगर हम बिल्कुल नजदीक रख दें तो इमेज कहीं और बनेगा। ये चीज हमने देखा था। तो यहां पर आई का जो लेंस होता है ये फ्लेक्सिबल होता है। कभी ये क्या करेगा, कभी ऐसा पतला बन जाएगा और कभी ऐसा ये मोटा बन जाएगा, कभी इतना मोटा बन जाएगा। तो ये कैसे होता है ये हम तुरंत देखेंगे, लेकिन ये इस प्रकार से फ्लेक्सिबल होता है। उससे क्या होता है, ये जो लेंस है इसका फोकल लेंथ चेंज होता है। फोकल लेंथ चेंज होता है तो क्या होता है, दूर के ऑब्जेक्ट को भी क्या करेगा, इमेज यहां रेटिना पर बना देगा, और मान लो कोई ऑब्जेक्ट नजदीक है तो इसके भी इमेज को क्या करेगा, रेटिना पर बना देगा। तो जैसे ही आप कहीं आंख से फोकस करते हैं, जैसे कि ये स्क्रीन है काफी मुझसे नजदीक रखा हुआ है, तो यहां मैं फोकस कर रहा हूं तो मेरा क्या होगा, यहां पर जो आई का लेंस है वो तुरंत एडजस्ट होगा। आई का लेंस ये या तो पतला चौड़ा कुछ होगा और तुरंत एडजस्ट होकर यहां पर फोकस करेगा और इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा मेरे रेटिना पर। ठीक है, अब तुरंत से मैं दूर देखता हूं, 5 मीटर दूर देख रहा हूं, तो वहां पर तुरंत आई का लेंस क्या करेगा, फिर से फोकस करेगा, फिर से अपने आप को एडजस्ट करेगा और फिर से क्या करेगा, इमेज कहां बनाएगा, रेटिना पर बनाएगा। और फिर मैं बाहर निकलकर अगर 100 मीटर दूर देखने लगूं तो क्या होगा, फिर से लेंस जो है वो एडजस्ट करेगा और फिर से मेरा इमेज कहां बनाएगा, फिर से इमेज रेटिना पर बनाएगा। तो यहां पर इस लेंस की वजह से और लेंस के इस प्रॉपर्टी की वजह से कि ये फ्लेक्सिबल होता है, आप दुनिया के हर चीजों को एक ही आंख से बिना किसी परेशानी के देख पाते हैं, क्योंकि ये लेंस का साइज ही चेंज कर देता है चीजों को देखने के लिए। ठीक है, इसके बाद यहां पर आ गया सिलियरी मसल। ये सिलियरी मसल ही वो मसल है जो कि आपके लेंस को होल्ड करता है और लेंस के साइज को चेंज करने में मदद करता है। अब यहां पर देखिए क्या होता है, यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं ये लेंस है। अब इस लेंस के दोनों तरफ, एक तरफ नीचे और एक तरफ ऊपर क्या है, आपका सिलियरी मसल अटैच्ड है। अब ये ऐसा नहीं है कि भाई दोनों तरफ है, ये चारों तरफ, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। यहां पर जब भी मैं ये स्ट्रक्चर आपको बना रहा हूं तो एक बात ध्यान रखिए कि आंख का स्ट्रक्चर जो है ना ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, गोला स्ट्रक्चर होता है। जब सिलियरी मसल बोला जा रहा है ना तो वो चारों तरफ से है, आइरिस के चारों तरफ से है।
आइरिस भी है वो इस तरीके से सर्कल है, होल जो है प्यूपिल वो एक होल है, यहां पर इसके पीछे पूरा आई का स्ट्रक्चर कैसा है, गोला गोला स्ट्रक्चर है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये क्या करता है, ये आपका सिलियरी मसल लेंस को होल्ड करके रखता है। अब यहां पर क्या होता है, जब ये सिलियरी मसल रिलैक्स करेगा तो इस प्रकार से देख सकते हैं, जब ये सिलियरी मसल क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, तो यहां पर ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट है ये खींच जाएगा, तना जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, लेंस आपका पतला हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका एक प्रकार से फोकल लेंथ काफी लंबा हो जाएगा और आप दूर की चीजों को देखने पाएंगे। और वहीं जब ये जब ये सिलियरी मसल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा, मतलब कि ताकत लगाकर अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो यहां पर सिलियरी मसल इस तरीके से आ जाएगा और ये सस्पेंसरी लिगामेंट जो है वो काफी ढीला हो जाएगा। और इस प्रकार से आप क्या करते हैं, लेंस को ऐसा मोटा देखते हैं जिससे कि आप नजदीक की चीजों को देखने पाते हैं। तो इस प्रकार से आपका सिलियरी मसल जो है ये काम करता है। और यहां पर यही चीज लिखा गया है, दिस मसल्स होल्ड द आई लेंस एंड इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द लेंस। इफ फॉर सम रीजन दिस मसल्स बिकम वीक देन द आई लेंस इज नॉट known to change its shape and its contraction capacity decreases। यानी कि जो कैपेसिटी होती है कॉन्ट्रैक्शन की और रिलैक्सेशन की, जिससे कि हम फोकल लेंथ को एडजस्ट करके दूर और नजदीक चीजों को देख पाते हैं, तो अगर ये मसल काम करना बंद कर दे या फिर कमजोर हो जाए तो भैया दूर की चीजों को तो हम देख लेंगे। क्यों देख लेंगे, क्योंकि मसल जो है वो रिलैक्स रहेगा और वो लेंस तना हुआ रहेगा और हम दूर की चीजें देख लेंगे, लेकिन हम नजदीक की चीजें नहीं देखने पाएंगे। ठीक है, अब यहां पर आगे क्या कहता है, फंक्शन क्या है भैया, इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ लेंस का साइज कंट्रोल करता है और लेंस को एडजस्ट करने में मदद करता है। ठीक है, अगला पार्ट क्या है, अगला है आपका विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर की अभी तुरंत मैंने बात की थी। विट्रस ह्यूमर क्या होता है, विट्रस ह्यूमर की सिंपली बात करें तो ये आपका जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि आपके आई लेंस और रेटिना के बीच में, मतलब कि पूरा इंटायर बॉल में भरा हुआ है। ये पूरा देख सकते हैं, ये पूरा में क्या भरा हुआ है, विट्रस ह्यूमर भरा हुआ है। ये एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि आपकी आंख में भरा हुआ होता है। और यहां पर इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है आई बॉल को शेप देना, मतलब कि पूरा आई का जो स्ट्रक्चर है उसको बनाकर रखना। और इसके साथ ही जो लाइट आपके रेटिना तक पहुंचता है वो लेंस से द्वारा फोकस करके जब रेटिना तक पहुंचता है तो वो आपके इस विट्रस ह्यूमर से होकर पहुंचता है। ठीक है, इसके बाद है अगला आपका एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर विट्रस ह्यूमर जैसा ही एक लिक्विड है जो कि आपको आगे पाया जाता है, यहां पर आपका एक्वस ह्यूमर पाया जाता है। ठीक है, मतलब कि प्यूपिल और जो आइरिस है उसके बाहर की ओर पाया जाता है, मतलब आपका कॉर्निया और प्यूपिल के बीच में पाया जाता है। ये आपका एक प्रकार का क्लियर लिक्विड होता है, ये आपके आंख के फ्रंट में होता है। फ्रंट में जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये जो काला काला देख रहे हैं, आइरिस देख रहे हैं, उसके बाहर आप अगर ध्यान दें, कभी आपको स्ट्रक्चर देखने को मिले, जैसे कि ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहां पर कि यहां तक आया है कर्व, उसके बाद ऐसे बल्ज है, ऐसे ये बल्ज है। तो ये बल्ज किसकी वजह से है, एक्वस ह्यूमर की वजह से है। और यहां पर एक्वस ह्यूमर आपका आई लगातार प्रोड्यूस करते रहता है और वो लगातार कंज्यूम भी होते रहता है, तो वो ज्यादा हमें जानने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने है रेटिना। हमने रेटिना की बार बार बात की, मैंने रेटिना का नाम बार बार लिया। वहां पर मैंने कहा कि भाई देखो क्या होता है, लेंस फोकस करता है और इमेज कहां बनाता है, रेटिना पर बनाता है। अब ऐसा ही कुछ हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, हम लोग बार बार स्क्रीन का बात कर रहे थे कि भैया देखो इमेज जो है स्क्रीन पर बनता है, इमेज जो है स्क्रीन पर बनता है। तो यहां पर ये जो रेटिना है ना, ये एक प्रकार का स्क्रीन का काम करता है। मतलब कि स्क्रीन का काम करता है, मतलब कि यहां पर आपको बाहर से आप कुछ भी देखें तो उसका इमेज फॉर्मेशन कहां होगा, इमेज फॉर्मेशन आपके रेटिना पर होगा। रेटिना पर इमेज फॉर्मेशन होगा और उसी इमेज को क्या करेगा, हमारा ब्रेन जो है वो रीड करेगा। अब यहां पर ये कैसे रीड करता है, तो यहां पर क्या होते हैं, यहां पर रेटिना के सेल्स होते हैं जो कि एक्टिवेट होते हैं जब उन पर लाइट रे पड़ता है। अब उनके एक्टिवेशन से क्या होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होते हैं जो कि हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हमारा ब्रेन क्या करता है, प्रोसेस करता है और उसके हिसाब से हम दुनिया का इमेज बनाने पाते हैं कि ओ यहां पर कंप्यूटर है, ओ यहां पर बोतल है, ओ यहां पर कैमरा है। समझ गए? तो लाइट जब एंटर करता है तो हमारे जो सेल्स हैं, रेटिना सेल्स, वो एक्टिव होते हैं और वहां पर उससे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है जो कि हमारे ब्रेन तक पहुंचता है और फिर ब्रेन उसको प्रोसेस करता है। अब यहां पर जो इमेज बनता है, रेटिना पर जो इमेज बनता है इस हमारे आंखों के लेंस के द्वारा, ये इमेज आपका रियल और इन्वर्टेड इमेज होता है।
इसका मतलब आप जानते हैं कि क्या होता है कि जैसे आपका यहां पर अगर सीधा सामान रखा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सीधा रखा हुआ है तो उसका जो इमेज बनेगा वो उल्टा बनेगा, जैसे ऐसे रखा हुआ है तो उसका ऐसे बनेगा। अब यहां पर रियल इमेज क्यों है, क्योंकि उसका रीजन है कि भाई रियलिटी में यहां पर लाइट रेस आपस में क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका वर्क यहां पर यही लिखा गया, इट एक्ट्स एज स्क्रीन फॉर द इमेज फॉर्म्ड बाय द आई लेंस, इट्स सेल आर लाइट सेंसिटिव विच ऑल्सो स्टडी द इमेज फॉर्म्ड इन इट, मतलब ऑल्सो मतलब इमेज जो बना उस पर उसको भेज देता है कहां तक, आई तक, ठीक है। अब यहां पर आगे आया ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व आया, हमने देख लिया कि भैया जो रेटिना है ना, रेटिना पर क्या हो रहा है, इमेज बन रहा है। रेटिना पर इमेज तो बन रहा है, लेकिन ये रेटिना पर इमेज रेटिना से ब्रेन तक कैसे पहुंचता है, तो यहां पर काम आता है हमारा ऑप्टिक नर्व। ये एक प्रकार का नर्व सेल होता है जो कि क्या करता है, हमारे ब्रेन के आईबॉल से कनेक्टेड होता है। रेटिना पर जो भी इमेज बनता है वहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पिकअप करता है और उसको ब्रेन तक पहुंचाता है, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, ब्रेन तक जब ये सिग्नल पहुंच जाता है तो ब्रेन उसको प्रोसेस करता है, उसको स्टडी करता है और ब्रेन तुरंत से सोचता है कि ओ यहां पर ये सामान है, यहां पर ये सामान है, यहां पर ये सामान है। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर हमने कुल मिलाकर 8 पार्ट्स देखे, 8 नहीं 9 बल्कि पार्ट्स देखे हमारे आई के। तो सभी का फंक्शन हमने देख लिया, कैसे वो काम करते हैं, ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर वगैरह कैसे होता है, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। अब इसके बाद यहां पर आगे एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है कि भाई हाउ वी आर एबल टू सी द वर्ल्ड, हम चीजों को देख कैसे पाते हैं। मतलब कि हमने स्ट्रक्चर तो एक तरीके से समझ लिया, अब हम समझते हैं कि ये पूरा प्रोसेस एक साथ होता कैसे है। तो यहां पर सबसे पहले क्या हुआ कि हमारा रे ऑफ लाइट आया कहां से, किसी भी ऑब्जेक्ट से, मतलब कि बाहर से रे ऑफ लाइट हमारे आंखों में क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है। और यहां पर ये सबसे पहले रिफ्रैक्ट होता है एक्वस फ्लूइड के द्वारा, यानी यहां जो एक्वस ह्यूमर है सबसे आगे हमने क्या बात किया था कि एक्वस ह्यूमर होता है, तो यहां जो एक्वस ह्यूमर है ना, इसके थ्रू रिफ्रैक्ट होता है। अब इसके थ्रू रिफ्रैक्ट होने के बाद क्या होता है, यहां पर ये जो आई लेंस है ये आपको रिफ्रैक्शन का काम करता है, यहां पर आई लेंस है ये रिफ्रैक्शन करेगा। इसके बाद क्या होगा, यहां पर जो आपका फ्लूइड अंदर भरा हुआ है ये फ्लूइड रिफ्रैक्शन का काम करेगा और फिर ये इमेज फॉर्मेशन कहां होगा, रेटिना पर इमेज फॉर्मेशन होगा। अब यहां पर हमारा ह्यूमन आई क्या होता है, उसमें कॉन्वेक्स लेंस होता है, ह्यूमन आई इज लाइक नहीं होगा, ह्यूमन आई कंसिस्ट ऑफ कन्वेक्स लेंस होता है ह्यूमन आई में। तो यहां पर इमेज जो बनता है वो हमारा इन्वर्टेड और रियल बनता है। अब यहां पर क्या होता है कि जो लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्रेन तक पहुंचते हैं ऑप्टिक नर्व के द्वारा, और ब्रेन जो है इनको प्रोसेस करता है और इसके बाद क्या करता है, ब्रेन में चीजें जनरेट होती हैं कि भैया कैसा इमेज बन रहा है, कैसा दुनिया, सब चीजें हम सोचने पाते हैं, ठीक है। अब यहां पर ये हो गया, इसके बाद आता है टॉपिक क्या है, पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन को हम लोग पढ़ेंगे अपना इस किताब से ही, एनसीईआरटी बुक से ही। तो यहां पर देखिए वही बातें लिखी गई हैं जो कि मैंने आपको बताया। एक चीज एक्स्ट्रा जो कि मैंने अभी तक आपको नहीं बताया वो ये है कि हमारा जो आईबॉल होता है इसका अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल शेप होता है और इसका डायमीटर होता है 2.3 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ में जितने भी मैंने आपको ह्यूमन आई के पार्ट्स बताए, उनके फंक्शन बताए, उनके वर्किंग बताए, सभी को आपको ध्यान में रखना है। आई का स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है, आई का फंक्शन वगैरह ध्यान में रखना है, ये सारी चीजें आपको पूछी जाएंगी, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर आपको आगे जो भी बातें हैं ये तो मैं आपको बता चुका हूं। अब यहां पर आगे एक छोटी सी बात लिखी गई है, सिंपल सी बात यह है कि भैया देखो हमारा आई जो है ना वो बहुत डेलिकेट होता है। आई का अगर कोई भी पार्ट किसी भी तरीके से हर्ट हो जाए, डैमेज हो जाए या किसी तरीके से वो काम करना बंद कर दे तो भैया क्या हो जाएगा, देखना आदमी बंद कर देगा, आदमी को दिखाई देना बंद हो जाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए, आई वगैरह का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। इसके बाद हमारे सामने टॉपिक क्या है, टॉपिक है अगला, टॉपिक का नाम है पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन टॉपिक है। अब यहां पर कहता है कि भैया देखो जो द आई लेंस इज कंपोज्ड ऑफ अ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल, इट्स कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय द सिलियरी मसल्स। यहां पर वही आई लेंस की बात हो रही है जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि वो अपना साइज को एडजस्ट कर सकता है, फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है, वही बात यहां पर बताया जा रहा है। तो आइए इसको जरा सा हम लोग देख लेते हैं। अब यहां पर कहता है कि भाई देखो जो सिलियरी मसल है उसकी मदद से हम लोग आई लेंस जो है, आंख में जो लेंस है उसके कर्वेचर को हम लोग चेंज कर सकते हैं। मतलब कि या तो उसको हम लोग ऐसा पतला भी बना सकते हैं लेंस, या फिर उसको हम लोग ऐसा मोटा भी बना सकते हैं, या फिर ऐसा मोटा भी बना सकते हैं।
ये आपको जो मसल है हमारे सिलियरी मसल आंख में, उसके द्वारा ये किया जा सकता है। अब यहां पर क्या होता है, जब हम कर्वेचर चेंज करते हैं, इस प्रकार के लेंस का कर्वेचर चेंज करते हैं, तो उसका फोकल लेंथ भी चेंज होता है। मतलब कि जो लेंस है क्रिस्टलाइन लेंस, उसका फोकल लेंथ भी चेंज होता है। और जब हमारा मसल रिलैक्स रहता है, लेंस पतला हो जाता है, मतलब इस प्रकार का हो जाता है। मैंने आपको इमेज दिखा दिया, स्ट्रक्चर दिखा दिया, वैसे मैं आपको फिर से दिखा देता हूं ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। मतलब कि हमारा मसल रिलैक्स है तो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, हमारा लेंस पतला हो जाएगा। और हमारा मसल जब सिलियरी मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ जाएगा, तब क्या हो जाएगा, लेंस इस तरीके से फूल जाएगा। तो यहां पर देखिए आपको बार बार हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। जब मैं इसको पढ़ रहा था शुरुआत में, जब मैं पढ़ता था स्कूल में, तो मुझे भी इस चीज को लेकर काफी कंफ्यूजन हो गया था। क्यों भाई? क्योंकि ऐसा होना चाहिए यार कि श्रिंक हो तब मोटा होना चाहिए, या फिर जब खींचे तब यहां पर पतला होना चाहिए, क्योंकि यहां पर हमें खिंचाव दिख रहा है, यहां पर हमें श्रिंक दिख रहा है। तो ठीक से समझिए कि देखिए सिलियरी मसल हमारा यहां पे है, ये है सिलियरी मसल, ये रेड कलर में जो आप देख रहे हैं ये है हमारा सिलियरी मसल, और यहां पर भी हमारा सिलियरी मसल। अब इसके साथ साथ ये जो स्ट्रिंग धागे जैसा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जो कि आपका खींचा हुआ है, तना हुआ है, वो है सस्पेंसरी लिगामेंट। ठीक है, जो कि सिलियरी मसल को आपको लेंस के साथ जोड़ता है। तो सिलियरी मसल जब रिलैक्स होता है, जब ये बिल्कुल शांत होता है, इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है, तब ये जो हमारा स्ट्रिंग जैसा स्ट्रक्चर है, सस्पेंसरी लिगामेंट जो है, ये एक तरीके से टाइट हो जाता है, खींच जाता है, और उससे हमारा लेंस क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। और वहीं जब हमारा सिलियरी मसल इस तरफ मूव करता है और वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तब ये हमारा जो सस्पेंसरी लिगामेंट है वो ढीला हो जाता है और हमारा ये जो लेंस है ये मोटा हो जाता है, इसका कर्वेचर जो है ये छोटा हो जाता है। ठीक है, यहां पर यही चीज लिखा गया है। जब मसल रिलैक्स रहता है, लेंस हमारा पतला हो जाता है, फोकल लेंथ बड़ा हो जाता है, और इससे हम दूर रखी हुई चीजों को देख सकते हैं। और जब हमारा मसल श्रिंक करता है तो लेंस का कर्वेचर जो है बढ़ जाता है और लेंस जो है वो मोटा हो जाता है, और इससे क्या होता है, फोकल लेंथ जो है आई का वो कम हो जाता है, और साथ में आई के लेंस का, और हम नजदीक में रखी गई चीजों को देख पाते हैं। अब इसको थोड़ा सा वर्किंग हम देख लेते हैं। तो यहां पर आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि यहां पर क्या हो रहा है। यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा लेंस आप देख रहे हैं, यहां पर लेंस है, और यहां पर लेंस में आप क्या देख रहे हैं, लेंस में आपका लेंस का मूवमेंट हो रहा है। यहां पर ये आपका मसल दोनों तरफ क्या कर रहा है, इस लेंस को खींच रहा है और क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। उससे लेंस के साइज में फर्क आ रहा है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं इस तस्वीर में। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे यही चीज बातें लिखी गई हैं जो कि मैंने आपको कहा कि यहां पर क्या हो रहा है। यहां पर कहता है कि व्हेन यू आर लुकिंग एट ऑब्जेक्ट्स क्लोज टू द आईज जस्ट द सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट। जब आप नजदीक की चीजों को देखते हैं तो आपका सिलियरी मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब क्या करता है, सिकुड़ता है, और उससे क्या होता है, आई का कर्वेचर बढ़ जाता है और यहां पर लेंस जो है वो मोटा हो जाता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, फोकल लेंथ आपका कम हो जाता है और उससे हम नजदीक की चीजों को देखने पाते हैं। और ये जो एबिलिटी है आई के लेंस की कि वो अपने फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है, वो है क्या, इसी को हम कहते हैं एकोमोडेशन। क्या कहते हैं, एकोमोडेशन कहते हैं। अब यहां पर एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि वो है हमारा लिमिट। मतलब कि देखिए हमने देखा कि भाई आई का जो लेंस है वो एडजस्ट कर सकता है, फोकल लेंथ को घटा बढ़ा सकता है, जिससे कि हम अलग अलग चीज़ों पर, अलग अलग दूरी पर रखी गई चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। लेकिन ये बात यहाँ पर ये है कि आई का जो फोकल लेंथ एडजस्ट करने का कैपेसिटी है वो एक लिमिटेड है। हम दूरी में तो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक देख सकते हैं, लेकिन नज़दीक में हम मिनिमम जो नज़दीक का डिस्टेंस है जिसको कि हम साफ साफ देख सकते हैं और आंख के ऊपर प्रेशर भी ना पड़े, वो है हमारा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से नजदीक की चीजों को हम नहीं देख सकते हैं। मतलब देखने के लिए हम यहां पर भी चीजों को रख के देख सकते हैं, लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे, प्रेशर करेंगे आंख के ऊपर, तो आंख के ऊपर काफी स्ट्रेस पड़ेगा, आंख के मसल के ऊपर, लेंस के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगा। इसलिए ऐसा एडवाइजेबल नहीं है कि आप जब भी पढ़ें, आप भी जब भी रखें, तो बच्चों को मतलब कि स्कूल में भी बताया जाता है कि यार किताब जब भी पढ़ो ना तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रख के किताब पढ़ो, जिससे कि तुम्हारे आंख के ऊपर कोई प्रेशर ना हो। बहुत बच्चे ऐसे नजदीक होकर इस तरीके से किताब पढ़ना पसंद करते हैं, वैसा अच्छा नहीं है, उससे आंख के ऊपर प्रेशर पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर ये जो मिनिमम डिस्टेंस है जहां तक हमारा आई देख सकता है बिना किसी स्ट्रेन के, बिना किसी प्रेशर के, इसको हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं।
क्या कहते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और इसको नियर पॉइंट ऑफ द आई भी कहते हैं। और यहां पर यही चीज कहा गया है कि भाई यंग एडल्ट के लिए, मतलब कि अच्छे खासे आप जिस उम्र में हैं बच्चे, उस उम्र के बच्चों के लिए नियर पॉइंट जो है वो 25 सेंटीमीटर होता है, और फारदेस्ट पॉइंट जो है जहां तक आंख देख सकता है वो है हमारा इन्फिनिटी, और यहां पर इसको हम कहते हैं फार पॉइंट ऑफ द आई, ये है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब कि भाई आप आसमान में भी देख लीजिए तो आपको साफ साफ दिखेगा, भले ही जो कोई भी एरोप्लेन है या कुछ है आपको बहुत छोटा दिखे, बिल्कुल नजर ना आए, लेकिन आपको क्लियरली दिखेगा जो क्या हो रहा है ऊपर, ठीक है, समझ गए। तो यहां पर आगे एक चीज और बताया गया है, वो है कैटरेक्ट के बारे में। आपने आसपास मोतियाबिंद शब्द सुना होगा, मोतियाबिंद के बारे में बताया गया है कि कई बार क्या होता है कि जब लोग बूढ़े हो जाते हैं, एज जो है वो काफी बढ़ जाता है, तब उनका जो आई लेंस होता है वो मिल्की हो जाता है और क्लाउडी हो जाता है, और इसी कंडीशन को हम कैटरेक्ट कहते हैं। अब जरा सा मैं आपको इसको इमेज दिखाना चाहूंगा जिससे कि आप इन चीजों को समझने पाएं। तो ये जो आप देख रहे हैं कि ह्यूमन आई किस तरीके का हो गया है, यहां पर इनका आई बिल्कुल आपको मिल्की दिख रहा है, दूधिया कलर का दिख रहा है, यही क्या होता है, यही कैटरेक्ट होता है। और इसमें क्या होता है कि जो आपका आई का लेंस है उसका जो कलर है उसमें मिल्कीनेस आ जाता है, मतलब दूधिया रंग का हो जाता है, और इससे क्या होता है आपका जो आई का विजन है वो एक तरीके से चला जाता है, कुछ लोगों का कम हो जाता है, कुछ लोगों का पूरा चला जाता है, मतलब कि देखने में परेशानी होती है। और इसका यही रीजन है, क्या रीजन, वही है कि भाई देखो जो लेंस है वो आपको मिल्की हो जाता है, ब्लर हो जाता है, धुंधला हो जाता है, और इसका प्रिवेंशन क्या है भैया, इसके लिए सर्जरी होता है, जिसको कि मोतियाबिंद का इलाज कैटरेक्ट सर्जरी होता है, जिससे कि आपको यह प्रॉब्लम दूर किया जाता है। अब यहां पर एक और जानकारी दी गई है, एक्स्ट्रा में जानकारी यह है कि व्हाई डू वी हैव टू आईज फॉर विजन, हमारे पास दो आंखें क्यों हैं। उसका रीजन यहां पर सिंपली यह है कि भैया देखो एक आंख से बेहतर दो हैं, क्यों है भैया, उसका रीजन यह है कि एक आंख से अगर आप देखिएगा तो आपको मात्र 150 डिग्री तक दिखेगा, मतलब कि यहां से लेकर यहां से मुझे यहां अगर देखूं तो मैं यहां से मुझे दिख रहा है और यहीं तक दिख रहा है, इसके इधर का चीज मैं नहीं देख पा रहा हूं एक आंख से, वहीं इस आंख से देखूं तो मैं यहां देख पा रहा हूं, यहां तक देख पा रहा हूं, और आसपास की चीजों को नहीं देख पा रहा हूं। लेकिन अगर मैं दोनों आंख इस्तेमाल कर रहा हूं तो मैं यहां भी देख सकता हूं, यहां भी देख सकता हूं, और पूरा देख सकता हूं, मतलब ज्यादा एरिया में देख सकता हूं। दूसरा फायदा यह है कि जब हम दो आंखों का इस्तेमाल करते हैं तो दो आंखों से हमें दो इमेज ब्रेन को मिलता है, दो दो जानकारी मिलती है ब्रेन को, और इसको प्रोसेस करके जो ब्रेन है वो किसी भी चीज के डिस्टेंस का पता लगाता है कि कोई भी चीज हमसे कितनी दूर है। लेकिन अगर मैं एक आंख को बंद कर दूं तो एक आंख के भरोसे हमारा जो ब्रेन है वो किसी भी चीज के डिस्टेंस का अंदाजा आसानी से सही तरीके से नहीं लगा पाता है। इसलिए हमारा जो दो आंख है वो हमको ज्यादा बेहतर एक तरीके से नजरिया देता है और हमें बहुत तरीके से मदद करता है। इसी तरीके से क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें जो आई होता है वो आपको एक तरीके से आपको अलग अलग साइड पर मिलेगा। जैसे कि मछली को आप देखिएगा तो मछली में क्या होता है, उसका चेहरा इस तरीके से निकला हुआ रहेगा, एक आंख इधर रहेगा, एक आंख इधर रहेगा। वो क्यों होता है, वो ताकि अलग अलग सभी जगहों पर अपने आसपास चीजों पर देख सके। समझ गए। तो अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे हमारे सामने अगला टॉपिक आ जाता है, टॉपिक है 11.2 डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। यानी कि आंख जो है, आंख में कई प्रकार के डिफेक्ट्स आते हैं, वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनका इलाज कैसे हो सकता है, ये चीज अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। अब यहां पर यही कहा गया है कि कई बार क्या होता है कि जो आई है वो अपने एकोमोडेशन के पावर को लूज कर जाता है, वो कम हो जाता है, और इस तरीके से इस कंडीशन में जो व्यक्ति है वो चीजों को साफ साफ मतलब अच्छे से क्लियरली नहीं देख पाता है, और यहां पर उनका जो विजन हो जाता है वो ब्लर हो जाता है, क्योंकि उसमें रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट आ जाते हैं। रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट मतलब कि भाई जो आंख है वो क्या करता है, रिफ्रैक्शन का काम करता है, आंख में लेंस है, रिफ्रैक्शन का काम करता है, उसके अलावा जो विट्रस ह्यूमर है उससे भी रिफ्रैक्शन होता है। तो ये रिफ्रैक्शन अच्छी तरीके से जब आंख में नहीं हो पाता है तो हमें ब्लर्ड विजन का प्रॉब्लम आता है, और इस ब्लर्ड विजन को प्रॉब्लम को कैसे दूर करना है ये भी हमें देखना है, किस प्रकार के ब्लड विजन होते हैं ये भी हमें देखना है। तो यहां पर मेनली 3 प्रकार के आपके ब्लड विजन होते हैं। पहला क्या है, मायोपिया है, दूसरा क्या है, हाइपरमेट्रोपिया है, और तीसरा है प्रेसबायोपिया। मायोपिया नियर साइटेडनेस भी कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटेडनेस भी कहते हैं, और प्रेसबायोपिया हमारा थर्ड है। तो तीनों को हम देखने वाले हैं, और तीनों के हम सॉल्यूशन को भी देखेंगे कि भैया किस तरीके से इनको ठीक किया जाता है। सबसे पहला है मायोपिया। मायोपिया को हम नियर साइटेडनेस कहते हैं।
अब नियर साइटेडनेस सुनकर आप समझिएगा कि भैया क्या होगा, यहां पर हम लोग नजदीक की चीजों को नहीं देखने पाएंगे। लेकिन होता है इसका उल्टा, कि जब हमें नियर साइटेडनेस की बीमारी होती है उस समय क्या होता है कि हम नजदीक की चीजों को देखने पाते हैं और दूर की चीजों को नहीं देखने पाते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति को मायोपिया होगा वो नजदीक की चीजों को क्लियरली देखने पाएगा, लेकिन दूर की चीजों को वो क्लियरली नहीं देखने पाएगा। समझ गए? अब यहां पर इसका प्रॉब्लम क्या होता है, इस बीमारी में प्रॉब्लम क्या होगा? इस कंडीशन में प्रॉब्लम यह होता है कि यहां पर इन व्यक्तियों का जो नियर पॉइंट होता है, सॉरी फार पॉइंट होता है, वो इन्फिनिटी से नजदीक होता है। जैसे हमारा जो नॉर्मल विजन में कंडीशन क्या है कि हमारा जब इन्फिनिटी से लाइट आएगा, इन्फिनिटी से लाइट पहुंचेगा तो हमारा इमेज कहां बनेगा? रेटिना पर बनेगा। इमेज यहां पर जैसे कि देख सकते हैं नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, सॉरी नॉर्मल कंडीशन ये नहीं है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है मैं दिखाता हूं आपको। तो यहां पर आप देख सकते हैं, मैं जरा सा हट जाता हूं, ठीक है, चलिए अब देखते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट रखा गया है इन्फिनिटी पर, लाइट रेज आ रहे हैं, लाइट रेज आकर लेंस से रिफ्रैक्ट होकर कहां पहुंच रहे हैं? रेटिना पर पहुंच रहे हैं, और रेटिना पर हमारा इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। यह हमारा सिंपल कंडीशन है। और यह कंडीशन होता है नॉर्मली जब किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो आई में, तो नॉर्मली क्या होगा, आपका रेटिना पर इमेज बनेगा और आप चीजों को क्लियरली देखने पाएंगे। लेकिन आपको क्या हो जाए, अगर मायोपिया हो जाए तो क्या होगा? मायोपिया में आपका जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी नहीं रहता है। अगर इन्फिनिटी से लाइट रेज आते हैं तो वो क्या होंगे, वो आपको रेटिना से पहले ही आकर क्रॉस कर जाएंगे और इमेज फॉर्मेशन आपका रेटिना से पहले ही हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि जो आपका लाइट रेज रेटिना तक पहुंचेंगे वो क्या करेंगे, आपके रेटिना पर एक ब्लर्ड विजन बनाएंगे, मतलब कि आपको एक धुंधला इमेज बनाएंगे जो कि आपका दिमाग प्रोसेस करेगा और आपको क्या दिखेगा, कोई भी चीज धुंधला दिखेगा। तो यहां पर क्या होता है कि जो आपको मायोपिया होता है इसमें आप दूर की चीजों को साफ साफ नहीं देख पाते हैं, आपको धुंधला इमेज देखने को मिलता है। रीजन क्या होता है कि भैया जो इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रहे होते हैं वो आपको इमेज फॉर्मेशन उनका रेटिना पर नहीं होता है बल्कि रेटिना के पहले ही हो जाता है। इस वजह से यह प्रॉब्लम आती है। अब उसका जो रियल जो इंपैक्ट होता है, मतलब कि जो रियल आपको डायग्राम अगर बनाने के लिए बोलेगा कि भाई मायोपिया में जो इमेज फॉर्मेशन होता है रेटिना पर, उसका आप डायग्राम बनाइए, तो आप ये डायग्राम बनाइएगा कि भाई देखिए मायोपिया में प्रॉब्लम क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन पहले होगा और साथ में जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी नहीं रहेगा बल्कि फार इन्फिनिटी से नजदीक 10 मीटर 20 मीटर 50 मीटर कोई लिमिटेड पॉइंट तक रहेगा, जो कि आपको ये चीज दिखा रहा है कि भाई यहां पर फार पॉइंट जो है वो अब इन्फिनिटी नहीं है बल्कि कुछ मीटर की दूरी पर है। ठीक है, अब यहां पर बात यह है कि यह होता क्यों है भाई, मायोपिया होता क्यों है? इसके दो रीजन है। पहला तो यह है कि जो आई लेंस है उसका कर्वेचर ज्यादा हो गया है, मतलब कि आई लेंस जो है वो सही तरीके से एडजस्ट नहीं हो रहा है, मिनिमम जो उसका एडजस्टमेंट है वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा है कि वो इन्फिनिटी से इमेज को एडजस्ट करने पाए। दूसरा रीजन है कि भाई जो आई बॉल है वो लंबा हो चुका है। लंबा मतलब कि यहां पर देख सकते हैं ये नॉर्मल आई है। नॉर्मल आई मतलब क्या, यहां पर नॉर्मल ये सर्कल जैसा है, लेकिन मायोपिक आई में क्या होता है, कभी कभी जो आंख होते हैं वो लंबा हो जाता है, इस तरीके से क्या होगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो भाई लेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेंस बिल्कुल सही है, लेकिन आई बॉल लंबा हो गया, उससे क्या हो रहा है, आई बॉल लंबे होने की वजह से जो इमेज फॉर्मेशन रेटिना पर होना था वो पहले ही हो जा रहा है, क्योंकि रेटिना जो है वो दूर चला गया है। इस वजह से आपको क्या हो गया, मायोपिया हो गया। ये प्रॉब्लम भी होता है। इसका करेक्शन क्या है? इसका करेक्शन है कि भाई हम लोग डाइवर्जिंग लेंस का यूज करेंगे, यानी कि क्या करेंगे, कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे, जो आपको डॉक्टर बताएगा कि भाई आपको कितना ज्यादा प्रॉब्लम है उसके हिसाब से, पावर के हिसाब से आपको देगा। पावर आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि पावर बताएगा कि कितने पावर का आपको लेंस यूज करना है, उसको आप यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे आपका जो इमेज फॉर्मेशन है वो अब होने लगेगा आपके रेटिना के ऊपर। अब ये कैसे होता है ये आपने पहले ही पढ़ा है कि यहां पर जब भी आपका मान लीजिए इन्फिनिटी से लाइट आएगा, उसको इस तरीके से एडजस्ट करेगा कि भैया वो उसको ऐसे एडजस्ट करेगा कि मान लो कि लगेगा ऐसा कि वो आ रहा है कहां से, नियर पॉइंट से आ रहा है, जो कि आई का अब फार पॉइंट बन चुका है। मतलब सिंपल सा भाई समझ लो कि आंसर है कि आपको क्या करना है, कि आपको करेक्शन में कनकेव लेंस का इस्तेमाल करना है। इसके बाद आता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को हम फार साइटेडनेस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, मतलब हम दूर की चीजों को आसानी से देखने पाते हैं लेकिन हम नजदीक की चीजों को नहीं देखने पाते हैं। अब नजदीक की चीजों को देखने पाते हैं लेकिन भाई धुंधला विजन हमें देखने को मिलता है, मतलब कि अच्छी तरीके से इमेज फॉर्मेशन नहीं होता है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली कि
जो आपका नियर पॉइंट है वो कितना होगा, 25 सेंटीमीटर होगा। 25 सेंटीमीटर होगा तो यहां पर आप 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर कोई भी चीज आसानी से पढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन जब हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा तो क्या होगा, आप 25 सेंटीमीटर पर चीजों को साफ साफ नहीं देखने पाएंगे, आप दूर रख के देखने की कोशिश करेंगे कि आओ इतना दूर से ऐसे करके पढ़िएगा। तो आप कभी कभी देखते होंगे कुछ लोगों को, हो सकता है आपके स्कूल में सर होंगे जो कि इस तरीके से पढ़ते होंगे, या फिर कोई और होगा आपके परिवार या आसपास के लोग, मान लीजिए उनके पास अगर चश्मा जब नहीं होता होगा तो वो इस तरीके से देखते होंगे, इस तरीके से कि भाई मुझे दिख जाए कि यहां क्या लिखा हुआ है। तो उनको क्या प्रॉब्लम है, उनको ये हाइपरमेट्रोपिया का प्रॉब्लम है। मतलब कि उनका जो नियर पॉइंट है ना वो काफी दूर जा चुका है, उनका आई का जो एक तरीके से एडजस्टमेंट है वो सही तरीके से लेंस का नहीं होने पा रहा है। आई बॉल या तो छोटा हो गया, जैसे कि हमने पिछले कंडीशन में मायोपिया में क्या देखा कि आई बॉल लंबा हो गया था, लेकिन यहां पर हमारा क्या हुआ, यहां पर हाइपरमेट्रोपिया में आई बॉल छोटा हो गया, श्रिंक कर गया, तो उससे भी ये प्रॉब्लम होता है। तो दो कंडीशन है यहां पर। करेक्शन इसका क्या है, करेक्शन है भैया हम लोग कन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। कन्वेक्स लेंस इस तरीके से लगाकर क्या करेंगे, हम लोग रेटिना पर इमेज बनाएंगे। तो यहां पर देख सकते हैं कि नियर पॉइंट जो है वो यहां होना चाहिए 25 सेंटीमीटर पर, लेकिन क्या है वो दूर चला गया है, वो अब यहां पर है। मान लीजिए 50 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर हो सकता है जो कि नियर पॉइंट चला गया है। और उससे क्या होगा, उससे अगर नियर पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाएगा 25 सेंटीमीटर पर तो उसका इमेज फॉर्मेशन आंख के काफी पीछे होगा, जिससे कि क्या होगा, रेटिना पर साफ सुथरा इमेज नहीं बनेगा। और क्या होगा, उससे हमारा जो आई है वो धुंधला चीजों को देखने पाएगा। उसका सॉल्यूशन क्या है, हम लोग कन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्या है, अगला है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपी में क्या होता है कि जैसे जैसे कुछ लोग मतलब लोग जो हैं वो जब बूढ़े होने लगते हैं तो आंख का जो एकोमोडेशन का पावर है वो धीरे धीरे जाने लगता है, मतलब कि वो कम होने लगता है, खत्म होने लगता है, और आंख जो है वो सही तरीके से एडजस्ट नहीं करने पाता है। और उससे जो लोग हैं वो आपको नजदीक की चीजों को अच्छी तरीके से नहीं देखने पाते हैं, और वहां पर क्या होता है, उनको प्रॉब्लम आता है। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, प्रेस बायोपिया कहते हैं। मतलब कि देखिए ये एक तरीके से आपका क्या है, मतलब कि नियर मतलब कि जो फार साइटेडनेस है वैसा ही है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि भाई इसमें एजिंग की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हुआ है। और जनरली आप अगर देखिएगा तो 50 साल 60 साल की उम्र में बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है, जिसमें क्या होता है कि उनका जो सिलियरी मसल्स वगैरह हैं वो उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करते हैं, आंख के लेंस को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, और उसकी वजह से वो नज़दीक की चीज़ों को अच्छी तरीके से नहीं देखने पाते हैं। और उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेस बायोपिया कहते हैं। और यहाँ पर यही चीज है कि भाई देखो क्या हुआ है, यहां पर आपको सिलियरी मसल वीक होने की वजह से यह चीज होता है, या फिर जो आई लेंस है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अब उतनी नहीं रही, पहले जितना लचीला नहीं रहा, इस वजह से भी ये प्रेस बायोपिया होता है। तो यहां पर भी आपको लेंस का इस्तेमाल किया जाता है और इस लेंस की मदद से यह प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। इसके अलावा कई बार क्या होता है, लोग जो होते हैं, कई सारे लोग, उनको मायोपिया भी होता है, हाइपरमेट्रोपिया भी होता है, दोनों एक साथ हो जाता है। मतलब कि उनका आई का लेंस जो है वो फार चीजों को देख भी नहीं पा रहा है, नजदीक की चीजों को भी एडजस्ट नहीं करने पा रहा है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम जब आते हैं तो यहां पर बाईफोकल लेंस का यूज किया जाता है ताकि वो क्या कर सके, दूर और नजदीक दोनों तरीके की चीजों को आसानी से देख सके। तो यहां पर क्या होता है, इस प्रकार के चश्मे का यूज किया जाता है जिसमें कि नीचे क्या होता है, नीचे आपका ये आपको नजदीक की चीजों को देखने के लिए यहां पर लेंस लगाया जाता है, और ऊपर आपका क्या होता है, दूर की चीजों को देखने के लिए लेंस लगाया जाता है। मतलब कि एक ही चश्मे में दो प्रकार के लेंसेज का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे आपका कॉन्वेक्स यूज किया जाता है और ऊपर क्या होता है, कॉनकेव यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से क्या होता है, यहां पर दो लेंसेज का यूज करके आपको जो ये बाईफोकल लेंस यूज किया जाता है, जिससे कि क्या होता है, जिससे आप दोनों प्रॉब्लम को एक ही चश्मे से सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे आसपास कई सारे लोग हैं जिनको इस तरीके का चश्मा चढ़ा हुआ है, क्योंकि उनका एज ज्यादा हो चुका है, तो भाई उनको दोनों प्रकार के प्रॉब्लम हो रही है। तो आपके आसपास अगर कोई चश्मा पहनता होगा तो उसको चेक करके देखिएगा कि हो सकता है कि उनको ऐसा ही चश्मा लगा हो। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं अपने अगले टॉपिक पर। टॉपिक की बात करें तो मायोपिया हमने डिस्कस कर लिया, हाइपरमेट्रोपिया डिस्कस कर लिया, प्रेस बायोपिया डिस्कस कर लिया। अगर आप चाहें तो मैं थोड़ा सा रीड कर देता हूं एनसीईआरटी से, क्योंकि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन भी पढ़ना जरूरी है। तो यहां पर यही चीज कहा गया कि भाई मायोपिया होगा तो क्या होगा, इन्फिनिटी से आपको नजदीक आ जाएगा फार पॉइंट, और उससे क्या होगा, ऐसे व्यक्ति जो है कुछ मीटर तक ही साफ देख पाते हैं, उसके आगे की दूर की चीजों को नहीं देखने पाते हैं, और रेटिना पर इमेज नहीं बनता है, इस वजह से ये
प्रॉब्लम आता है। ये प्रॉब्लम क्यों अराइज होता है? क्योंकि आपका आई लेंस का कर्वेचर काफी ज्यादा है और आई बॉल लंबा हो गया है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और ये जो डिफेक्ट है इसको हम ठीक कर सकते हैं कनकेव लेंस का इस्तेमाल करके। और यहां पर कनकेव लेंस जो डॉक्टर है वो आपको स्पेसिफिक आपके हिसाब से जैसा मरीज को जरूरत है वैसा बताएगा और उस हिसाब से आप यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हाइपरमेट्रोपिया को हम फार साइटेडनेस कहते हैं, कि यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको अगर ये प्रॉब्लम है तो वो दूर की चीजों को साफ देख सकता है लेकिन नजदीक की चीजों को वो साफ साफ नहीं देखने पाएगा। और नियर पॉइंट ऐसे व्यक्ति का क्या हो जाएगा, ये दूर चला जाएगा 25 सेंटीमीटर से। मतलब कि नॉर्मल आदमी 25 सेंटीमीटर पर रखी गई चीजों को साफ साफ देख सकता है, लेकिन जिसको हाइपरमेट्रोपिया होगा वो 25 की जगह 50 सेंटीमीटर पर रखने पर कोई भी चीज साफ साफ देखने पाएगा, उससे नजदीक लाने पर चीजें उसको धुंधली दिखने लगेंगी और ये प्रॉब्लम होगा। तो यहां पर क्या होगा, इस तरीके से ये प्रॉब्लम जो होता है, ये प्रॉब्लम कब होता है, जब यहां पर नियर पॉइंट पर रखने पर चीजों का जो इमेज है वो आई के रेटिना से पीछे बनता है, आई के रेटिना पर इमेज फॉर्मेशन नहीं होता है, जिससे कि ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अब ये प्रॉब्लम होता क्यों है? ये प्रॉब्लम होता है जब फोकल लेंथ आई लेंस का काफी ज्यादा हो जाता है, आई बॉल जो है वो स्मॉल हो जाता है, ये चीज मैंने आपको बता दिया। और इसको हम ठीक कर सकते हैं कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करके। अब इसके बाद है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में क्या कहता है कि भाई आंख का जो एकोमोडेशन का पावर है वो धीरे धीरे उम्र के साथ कम होने लगता है, जाने लगता है। और ज्यादातर लोगों में क्या होता है, ये धीरे धीरे आपको एज के वजह से ही ये प्रॉब्लम आती है। और यहां पर क्या होता है कि लोग जो हैं वो नजदीक की चीजों को कंफर्टेबली नहीं देखने पाते हैं और यहां पर उनको इसके लिए आई ग्लासेस यूज करना पड़ता है और ये प्रॉब्लम को हम प्रेस बायोपिया कहते हैं। अब यहां पर सोचिएगा कि सर ये बुढ़ापे से प्रॉब्लम आया तो प्रेस बायोपिया में नजदीक की चीज देखने में क्यों प्रॉब्लम हुआ, दूर की चीज देखने में क्यों प्रॉब्लम नहीं हुआ? तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यहां पर यह है कि भाई देखो, हमने ऊपर अभी बात किया, क्या बात किया कि भाई देखो यहां पर जो हमारा आई लेंस होता है ये नॉर्मल रिलैक्स जब रहता है, रिलैक्स एकदम टेंशन फ्री रहता है तो क्या रहता है, इस तरीके से रहता है। लेकिन जब इसको नजदीक की चीजों को देखना होता है तब इसको काम करना पड़ता है, तब ये इस तरफ स्ट्रेस करके छोटा करता है, लेंस को प्रेस करता है। बुढ़ापे के समय में क्या होता है कि ये जो मसल है, सिलियरी मसल, ये सही तरीके से काम नहीं करता है और ये प्रेस नहीं कर पाता है हमारे लेंस को और लेंस नजदीक की चीजों पर फोकस नहीं करने पाता है। इस वजह से प्रेस बायोपिया का प्रॉब्लम जो होता है उसमें नजदीक की चीजें देखने में परेशानी होती है बुढ़ापे के साथ, क्योंकि जो मसल वगैरह है वो सही तरीके से काम नहीं करता है। आगे यही चीज कहा गया कि कई बार क्या होता है कि जो व्यक्ति है उसको मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया दोनों प्रॉब्लम होता है। ऐसे व्यक्ति को बाइफोकल लेंस की जरूरत होती है। बाइफोकल लेंस मैंने आपको बता दिया, ये बाइफोकल लेंस में आपको कनकेव और कन्वेक्स दोनों लेंस होते हैं। अपर हिस्सा कनकेव लेंस होता है जो कि दूर की चीज को देखने के लिए होता है और नीचे का हिस्सा कन्वेक्स लेंस होता है जिसमें नजदीक की चीजों को देखा जा सकता है। और यहां पर आज के समय में यह भी बात कही है कि आज के समय में इस तरीके के प्रॉब्लम को, आई से रिलेटेड प्रॉब्लम को हम सर्जरी के मदद से भी ठीक कर सकते हैं। अब यहां पर आगे क्वेश्चंस वगैरह हैं तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्पेशल सॉल्यूशन का वीडियो लाएंगे जिसमें कि आपको सारे एनसीईआरटी के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, तो उसको आप पढ़ सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं। यहां पर एक एक्स्ट्रा जानकारी दी गई है कि देखो, जब हमारी मौत हो जाती है उसके बाद जो हमारे आंख हैं वो किसी और के काम आ सकते हैं। मतलब यहां पर आपको आई डोनेशन की बात की गई है कि भाई आप आंखों को डोनेट कर सकते हैं। अब यहां पर इसका रीजन क्या है, उसका रीजन यहां पर है, और ये टॉपिक एक तरीके से आप सोच रहे हैं कि भाई एक्स्ट्रा है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से आते हैं। ये एक टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई सारे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं ये मैं आपको यहां पर बता दूं। यहां पर देखिए, सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई देखो, आईज हैं उनको डोनेट किया जा सकता है, यानी कि जब हमारी मौत हो जाएगी उसको आंखों को निकालकर किसी और को दिया जा सकता है या फिर उसका यूज करके किसी और के आंखों की रोशनी लाई जा सकती है। अब यहां पर देख लीजिए कि दुनिया में करीब 3.5 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कि ब्लाइंड है, जो कि दुनिया को देख नहीं सकते हैं, और इनमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनकी आंखों को ठीक किया जा सकता है, उनकी रोशनी वापस लाई जा सकती है। और इनमें से करीब 45 लाख लोग ऐसे हैं जो जिनको कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है और इनको कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के जरिए ठीक किया जा सकता है। तो इस वजह से अगर हम अपने आईज को डोनेट करते हैं तो हमारे आंखों की कॉर्निया का यूज करके इनकी आंखों की रोशनी वापस लाई जा सकती है। और इन 45 लाख लोगों में से 60% ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र 12 साल से भी कम है। तो यहां पर अगर कहा जा रहा है, इफ वी हैव गॉट द गिफ्ट ऑफ विजन, व्हाई नॉट पास इट
ऑन टू समबडी हु डज नॉट हैव इट। अगर हमारे पास आंखें हैं, हमारे पास ये ताकत है, हमारे पास ये शक्ति है कि हम देख सकते हैं, तो हमारे जाने के बाद क्यों ना ये शक्ति किसी और को मिले और वो भी अपनी दुनिया को देखने पाए जैसे कि हम देखते हैं। तो इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि हम ये माइंड में रखें कि भाई देखो, हम आंखों को डोनेशन करें, लेकिन आंखों को डोनेशन करते समय कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहला तो बात यह है कि आंखें कौन डोनेट कर सकता है। तो यहां पर देखिए, आप लड़का हैं, लड़की हैं, कुछ भी हैं, आप किसी भी कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन कुछ से भी हैं, आप आंखों को डोनेट कर सकते हैं। आपको आंखों पर अगर चश्मा लगता है, आप चश्मा पहनते हैं, फिर भी आप डोनेट कर सकते हैं। आपकी आंखों की सर्जरी हो चुकी है, मोतियाबिंद का इलाज हो चुका है, तो भी आप आंखों को डोनेट कर सकते हैं। और इसके साथ जिन लोगों को डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, अस्थमा है, ये भी आंखों को डोनेट कर सकते हैं। और साथ में जिनको कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, मतलब कि जैसे एड्स वगैरह बीमारी जिनको नहीं है, वो आसानी से आंखों को डोनेट कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। अब यहां पर दूसरा बात ध्यान यहां पर रखना होता है कि भाई आंखों को निकाला जाता है जब आदमी की मृत्यु हो जाती है, उससे 4 से 6 घंटे के अंदर। यानी कि जब आदमी की, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जैसे कि मान लीजिए मेरी मृत्यु हो गई और मैंने आइस को डोनेट करके रखा हुआ है। डोनेट करने का सिंपल मतलब यह है ना कि आप जाकर कहीं भी आई बैंक में या फिर हॉस्पिटल में आप ये रजिस्ट्रेशन करा देंगे कि भाई देखो, जब भी मेरी मृत्यु हो, तुम मेरे आकर मेरे आंखों को निकाल लेना, मेरे आंखों को ले लेना, उसको किसी और को डोनेट कर देना। सिंपल ये मतलब होता है। जब भी आपकी मृत्यु होगी किसी भी रीजन से, तो वो लोग आई बैंक वाले जो लोग हैं या फिर हॉस्पिटल वाले जो लोग हैं, वो 4 से 6 घंटे के अंदर आएंगे, आपकी आंखों को ले लेंगे और फिर जाकर क्या करेंगे, किसी और को डोनेट कर देंगे या फिर उसको यूज करेंगे और आंखों का इलाज करने में। समझ गए? अब ये जो काम होता है, ये ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं होता, मात्र 10 मिनट का काम होता है। और यहां पर किसी भी तरीके से आपके शरीर में कोई परेशानी भी नहीं आएगी उसके बाद। और यहां पर क्या होगा, यहां पर आई बैंक जो है आपके घर पर आएगी और या फिर आप अगर हॉस्पिटल है तो वहां पर आएगी। ठीक है। अब यहां पर क्या है कि भाई देखो, एक तो क्वेश्चन आपका बनता है कि भाई आई कौन से लोग डोनेट कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है भाई, आप कोई भी डोनेट कर सकते हैं। सिंपल रीजन क्या है कि भाई आपको कोई कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होना चाहिए। अब आई कौन से लोग डोनेट नहीं कर सकते हैं, यह भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यहां पर क्वेश्चन में आप लिखिएगा का कि ऐसे लोग जिनको कम्युनिकेबल डिजीज है या फिर कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से मृत्यु हुई है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को एड्स था और उसकी मृत्यु हो गई, तो वो आइज को डोनेट नहीं कर सकता है। किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी था, सी था, रेबीज था, एक्यूट ल्यूकेमिया था, टिटेनस था, या फिर कलरा था, या फिर मेंजाइटिस था, एंसेफेलाइटिस था, ये सारी बीमारियां थी या फिर इन बीमारियों की वजह से मृत्यु हुई है, तो वो डोनेट आइज को नहीं कर सकते हैं। सी ठीक है। अब यहां पर आगे कहता है कि देखो, जब आपका आई का डोनेशन होगा उस समय कोई आई बैंक जो है वो क्या करेगा, आपके आइज को ले लेगा, उसको इवैल्यूएट करेगा और फिर आइज को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। डिस्ट्रीब्यूट कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपकी आंख है, उसका पहला एनालिसिस होगा कि भाई ये आई कैसा है, किस काम में लाया जा सकता है। अगर भाई देखो आसपास कुछ लोग हैं जिनको आंखों की जरूरत है, तो उनको मान लो आंखों की जरूरत नहीं है, आंखों के कॉर्निया की जरूरत है केवल, जैसे कि उनको कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है, तो क्या होगा, आंखों को चीरा लगाकर उससे कॉर्निया निकालकर उनके आंखों में ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा और उससे क्या होगा, उनकी रोशनी आ जाएगी। एक बात जान लीजिए कि अगर एक व्यक्ति आंखों को डोनेट करता है तो उसके कॉर्निया का यूज करके 4 लोगों की आंखों की रोशनी वापस लाई जा सकती है, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस वाले लोगों को। ठीक है। तो यहां पर ट्रांसप्लांट करने से पहले जांच वगैरह काफी होता है, तो उसके बाद ही ट्रांसप्लांट वगैरह होता है। तो ये टॉपिक एक आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे 3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, इसलिए ये टॉपिक को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। अब इसके बाद यहां पर हमारे सामने अगला टॉपिक आता है। टॉपिक आता है 11.3 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। यानी कि अब हम देखने वाले हैं कि जो प्रिज्म है, प्रिज्म की मदद से किस तरीके से रिफ्रैक्शन होता है, ये अब हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इस टॉपिक को पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें समझना है कि यहां पर प्रिज्म होता क्या है। तो भाई प्रिज्म को यहां पर आप देख सकते हैं। प्रिज्म क्या है, प्रिज्म कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहां पर हमारे क्लास 10th में हमें क्या पढ़ना है, ये जो ट्राइंगुलर प्रिज्म होता है ना, इसके बारे में। अब यहां पर इमेज में आपको अगर अच्छा नहीं दिख रहा हो तो मैं यहां पर आपको प्रिज्म दिखा देता हूं कि ये है एक प्रिज्म। इसको देख सकते हैं कि क्या है, ये ट्राइंगुलर शेप का है, मतलब कि 2 सरफेस इसके क्या है, ट्राइंगल है, एक तरफ इधर और एक तरफ पीछे, और बाकी 3 सरफेस क्या है, वो रेक्टेंगल है। इस प्रकार से रेक्टेंगल बोल रहा हूं, स्क्वायर है,
तीन सरफेस क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आपका क्या है कि आप इस प्रिज्म को देख चुके हैं। यहां पर आपको क्या है कि भाई ये जो आपको रेक्टेंगुलर सरफेस है और ट्रायंगुलर सरफेस है, ये एक दूसरे से अटैच्ड है, और यहां पर प्रिज्म जो है वो आपको रिफ्रैक्शन भी इससे होता है, इसके अलावा डिस्पर्शन भी होता है। तो अलग अलग चीजें हमें यहां पर पढ़नी है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म, ये टॉपिक को हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर अगर हम प्रिज्म की बात करें तो यहां पर प्रिज्म के बेसिक को बताया गया है कि भाई देखो, अभी तक आपने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से कैसे रिफ्रैक्शन होता है ये आपने पढ़ा। तो भैया ये देखो ग्लास स्लैब है, पिछले चैप्टर में था कि भाई ग्लास स्लैब से कैसे रिफ्रैक्शन होता है, तो वो आपने पढ़ लिया था। जो जो रूल्स वहां पर अप्लाई हुए थे रिफ्रैक्शन के, वही रूल्स हमारे इस प्रिज्म के ऊपर भी अप्लाई होंगे, और उन्हीं रूल्स का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन कराएंगे, ठीक है। अब यहां पर आगे देखें तो यहां पर कुछ बातें छोटी मोटी बताई गई हैं कि देखो यहां पर क्या होता है, यहां पर जो प्रिज्म है उससे जब हम लोग क्या करते हैं, रिफ्रैक्शन कराते हैं, तो यहां पर रिफ्रैक्शन का जो रेज निकलता है वो अलग डायरेक्शन में निकलता है। जब हम ग्लास स्लैब से कराते थे तो हमें क्या मिलता था, पैरेलल रे मिलता था, लेकिन ऐसा हमें ट्रायंगुलर प्रिज्म में नहीं मिलता है। तो यहां पर प्रिज्म के लिए आपको ये एक्टिविटी यहां पर बताई गई है। एक्टिविटी तो यहां पर हम करने वाले हैं नहीं, यहां पर शॉर्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये कैसे होने वाला है, यहां पर क्या प्रोसेस है। तो यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया देखो ये जो हमारा प्रिज्म है इससे रिफ्रैक्शन कैसे होता है, इसका आपको रे डायग्राम पूरा आना चाहिए। समझ गए, डायग्राम आना चाहिए, एंगल वगैरह के नाम याद कर लीजिए, ये लिखना होगा। ये पूरा आपका प्रोसेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 मार्क्स में भी या फिर 5 मार्क्स में भी पूछ देता है। रे डायग्राम, एंगल के नाम, डेफिनेशन वगैरह मिलाकर 5 मार्क्स में भी पूछ देता है, ठीक है। तो यहां पर है क्या, मतलब एक्टिविटी क्या है। एक्टिविटी एक सिंपल कि भैया आपको इस तरीके से क्या करना है, एक ट्रायंगुलर प्रिज्म लेना है और उसको इस प्रकार से रख देना है, इस प्रकार से, मतलब ट्रायंगल को नीचे करके इस प्रकार से आपको क्या करना है, रख देना है। अब यहां पर क्या कराना है, आपको एक लाइट सोर्स लेना है, कोई भी लाइट। ये जैसे मेरे पास लेजर लाइट है, तो यहां पर आपको काफी लाइट है मेरे चेहरे पर, तो आपको ये दिख नहीं रहा होगा, यहां पर ये दिख नहीं रहा होगा, उतना अच्छे तरीके से पता नहीं चल रहा होगा। तो यहां पर क्या है कि यहां पर हमारा ये जो लाइट है इसको आपको इंसिडेंट कराना है, मतलब कि आपने इस प्रकार से रख दिया तो आप इस तरफ से क्या कराएंगे, इस लाइट को पास कराएंगे। ये जो लाइट है ये यहां से आप पास कराएंगे। अब यहां पर एक लाइट ये हो गया, लाइट सोर्स यहां से आपने डाला। यहां पर जो सरफेस जहां पर ये हिट करेगा प्रिज्म के, यहां पर आप जानते हैं कि रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होगा तो क्या हो रहा है, एयर से हमारा ग्लास में जा रहा है, मतलब क्या, मतलब रेयर मीडियम से हमारे डेंस मीडियम में जा रहा है। तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन के दौरान यहां पर जो रे ऑफ लाइट है वो नॉर्मल यहां पर आप देख सकते हैं 90 डिग्री पर नॉर्मल है, इसके तरफ यानी कि नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा। तो यहां पर एंगल सबसे पहला तो एंगल आई आ गया, यानी कि ये क्या है, ये आपका इंसिडेंट रे हो गया, और यहां पर क्या बना, एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो यहां पर P डॉट E है, मतलब आपको एक्टिविटी में वो करना है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि ये जो रे है, ये रे कौन सा रे हो गया, इंसिडेंट रे हो गया, ठीक है। अब यहां पर एंगल बना आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्यों भैया, क्योंकि ये आपका निकला रिफ्रैक्टेड रे, ये वाला रिफ्रैक्टेड रे निकला, तो भैया यहां पे बना आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका बना आर, एंगल आर, तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो क्लियरली सबसे पहले फिर से देखिए ये क्या हो गया, सबसे पहला हो गया हमारा इंसिडेंट रे, दूसरा जो रिफ्रैक्शन के बाद जो रे निकला वो क्या हो गया, वो ये वाला हो गया, ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे। यहां पर एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहां पर एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये जो रिफ्रैक्टेड रे निकला जब यहां पर पहुंचेगा तो फिर से क्या होगा, फिर से रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होगा तो क्या होगा, हमारा ग्लास से एयर में जा रहा है, इस वजह से क्या होगा, हमारा नॉर्मल से दूर जाएगा। तो भैया नॉर्मल कहां पे है, नॉर्मल देखो यहां पे है, नॉर्मल यहां पे है, तो एंगल देखो ज्यादा बन रहा है, एंगल ई ज्यादा बन रहा है। तो यहां पर ये हो गया एंगल ई, मतलब क्या हो गया, एंगल ऑफ इमरजेंस हो गया ये। और जो ये रे निकला इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इमरजेंट रे कहते हैं। और इसके साथ ही देखिए इस रे और इस रे के बीच में कितना एंगल बना, तो ये जो एंगल बना इन दोनों रे के बीच में उसको क्या कहते हैं, हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। ये कैसे निकालते हैं, तो इस रे को अगर आप आगे लेके जाएं और इस रे को पीछे लेकर जाएं तो यहां पर जो एंगल बना एंगल डी, ये क्या हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन हो गया, ठीक है। तो ये है आपका एक्टिविटी।
यही आपका एक्टिविटी है, इसमें यही चीज को नीचे एक्सप्लेन किया गया है कि भैया देखो पी क्या है, इंसिडेंट रे है, ईएफ क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है, एफएस क्या है, इमर्जेंट रे है। और यहां पर क्या हो रहा है, ए बी सरफेस पर, यानी कि इस सरफेस पर क्या हो रहा है, हमारा जो लाइट है वो एयर से ग्लास में जा रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है, लाइट रे हमारा नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है। एसी सरफेस पर क्या हो रहा है, लाइट रे हमारा ग्लास से एयर में जा रहा है, तो ये नॉर्मल से दूर बेंड हो रहा है। और यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को आप कंपेयर कीजिए, और यहां पर इस को आप ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन से कंपेयर कीजिए। और यहां पर आप अगर देखें तो यहां पर कहता है कि द पेक्युलियर शेप ऑफ प्रिज्म मेक द इमर्जेंट रे बेंड एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट रे। मतलब कि यहां पर आप अगर देखें तो ग्लास स्लैब में क्या होता था कि हम अगर इस तरीके से लाइट रे फेंकते थे तो हमारा इमर्जेंट रे भी ऐसे ही जाता था। लेकिन हमारे प्रिज्म में क्या होता है कि जब हम लाइट रे इधर से मारते हैं ना तो ये रिफ्रैक्ट होकर वापस इस तरफ चला जाता है, नीचे की ओर चला जाता है। तो ये जो अगर आपका रिफ्रैक्शन का एंगल है तो यही आपका एंगल, यहां पर जो एंगल बनता है इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में, ये कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये आपका हो गया, यही चीज था सिंपल आपका रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म। अब इसके लिए यहां पर ये छोटा सा यही चीज है जो कि आप देख सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये प्रिज्म है, इसमें क्या हो रहा है, यहां पर रे ऑफ लाइट आ रहा है, ये वाला क्या हो गया, इंसिडेंट रे हो गया, ये वाला रिफ्रैक्टेड रे हो गया, ये वाला इमर्जेंट रे हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस, यहां पर एंगल ऑफ डेविएशन बना जो कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में बनता है। यहां पर एक्टिविटी वही चीज बताई गई है जो कि मैंने आपको बता दिया। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे हमारे सामने टॉपिक आ जाता है। टॉपिक क्या है हमारे सामने, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। तो भैया सबसे पहले हमें समझना है कि ये डिस्पर्सन क्या होता है। डिस्पर्सन क्या होता है यार, ये हमको सबसे पहले समझना है। तो डिस्पर्सन की अगर हम बात करें तो डिस्पर्सन क्या होता है, यहां पर देखिए, यहां पर होता है कि द प्रोसेस ऑफ व्हाइट लाइट स्प्लिटिंग इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज टर्म्ड एज डिस्पर्सन। अब यहां पर सबसे पहला बात है कि भाई व्हाइट लाइट क्या होता है। व्हाइट लाइट का क्या होता है ये तो मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप क्या समझिए कि सबसे आसान एग्जांपल है व्हाइट लाइट का, वो है आपका सनलाइट। सनलाइट जो आपके अर्थ पर आता है वो क्या है, एक प्रकार का व्हाइट लाइट है। ठीक है, व्हाइट लाइट है, ये तो पता चल गया। तो अब भैया देखो, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ प्रिज्म, व्हाइट लाइट से डिस्पर्सन कैसे होता है प्रिज्म की मदद से। यहां पर कहता है कि जब लाइट पास, लाइट मतलब कि यहां पर व्हाइट लाइट, जब व्हाइट लाइट पास करता है प्रिज्म से, उसके जो कंपोनेंट कलर होते हैं वो अपने अपने अलग में आ जाते हैं और यहां पर क्या हो जाते हैं, डिस्पर्स कर जाते हैं। तो यहां पर ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है, इसको इग्नोर करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या है, यहां पर डिस्पर्सन को आप सिंपली समझना चाहें तो यहां पर आप देख सकते हैं ये वाला है आपका डिस्पर्सन। यहां पर क्या हो रहा है, व्हाइट लाइट आ रहा है, व्हाइट लाइट आया, लेकिन जैसे ही ये प्रिज्म से गुजरा तो इसके अंदर जो भी कलर हैं, कुल मिलाकर 7 कलर हैं, ये सातों कलर आपको बाहर अलग अलग दिखते हैं। अभी इस एक्टिविटी को मैंने किया हुआ है, प्रैक्टिकली किया हुआ है, आपको यहां पर आई बटन में मिल जाएगा, आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं ऊपर कि ये कैसे होता है और रिजल्ट हमें क्या मिलता है, तो आप उसको देख सकते हैं यहां पर आई बटन पर क्लिक करके। ठीक है, तो यहां पर हम समझते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है, व्हाइट लाइट जब भी प्रिज्म पर पड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, 7 कलर्स में टूट जाएगा। 7 कलर कौन कौन से हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इस तरीके से 7 रंगों में ये व्हाइट लाइट टूट जाता है और ये अलग अलग हमें बाहर देखने को मिलता है, 7 रंग देखने को मिलते हैं। यहां पर यही चीज समझाया जा रहा है कि देखो क्या समझाया जा रहा है भाई, व्हेन अ फाइन बीम ऑफ व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म, अ कलर्ड स्ट्रिप ऑफ लाइट अपीयर्स ऑन द व्हाइट स्क्रीन प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ प्रिज्म। वहां पर हमको व्हाइट स्क्रीन रखना पड़ता है ताकि ये 7 रंग हमें दिखे। दिस कलर्ड स्ट्रिप इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। तो ये भी एक प्रकार का क्वेश्चन है, व्हाट इज स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, तो आप यह बता सकते हैं, इन दिस स्पेक्ट्रम द अपर एंड इज रेड एंड द लोअर एंड इज पर्पल एंड द रिमेनिंग कलर्स ब्लू, स्काई ब्लू, यहां स्काई कलर ये कहां से आ गया, तो यहां पर आपको स्काई कलर नहीं होगा, तो यहां पर आपको ये कलर होंगे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारे कलर होंगे। ठीक है, और ये पूरा इस तरीके से स्पेक्ट्रम, ऐसा स्पेक्ट्रम आपको देखने को मिलता है।
ठीक है, तो आइए फिर से हम लोग एनसीईआरटी में लौटते हैं। एनसीईआरटी में यहां पर यही चीज कहा जा रहा है कि यू मस्ट हैव सीन एप्रिसिएटेड द स्पेक्टेकुलर कलर इन रेनबो। आपने रेनबो देखा होगा, रेनबो में आपको 7 रंग देखने को मिलते हैं और ये 7 रंग क्या होते हैं, इसी प्रकार से डिस्पर्स होकर हमें दिखते हैं। तो रेनबो फॉर्मेशन भी हमें पढ़ना है, आगे हम पढ़ेंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर कहता है कि हाउ कुड द व्हाइट लाइट ऑफ सन गिव्स अस वेरियस कलर्स ऑफ द रेनबो। भैया सन का व्हाइट लाइट हमें अलग अलग 7 रंग कैसे दे देता है? तो ये हमको समझने के लिए हमें पहले क्या समझना होगा कि प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है, ये हम यहां पर समझेंगे। तो भैया एक्टिविटी यहां पर फिर से बताई गई है, एक्टिविटी हमें पढ़ेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे, आगे हम इसको समझेंगे कि कैसे होता है। तो यहां पर क्या समझाया गया कि व्हाइट लाइट जब हम देते हैं प्रिज्म से, जब ये गुजरता है तो अपने 7 रंगों में अलग अलग टूट जाता है और ये 7 रंग अलग अलग साफ साफ हमें दिखते हैं। समझ गए? तो यहां पर इसका पैटर्न क्या होता है? पैटर्न होता है कि भाई सबसे पहले आपको सबसे नीचे क्या दिखेगा, वायलेट, उसके ऊपर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। इस पूरे बैंड को हम क्या कहते हैं? विबग्योर कहते हैं। क्या कहते हैं? विबग्योर, शॉर्ट में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, रेड, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, सबका पहला लेटर। ठीक है, अब यहां पर क्या है, ये आपका जो बैंड है, यह वही चीज स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन है। दिस द बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट ऑफ अ लाइट बीम इज कॉल्ड इट्स स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब यहां पर कहता है कि आप जो है अलग अलग सभी कलर्स को सेपरेटली उतनी अच्छी तरीके से देखने नहीं पाए, लेकिन कुछ कलर्स को आप अच्छी तरीके से देखने पाएंगे जिसको कि आप बता सकते हैं कि ये कौन सा कलर है। ठीक है, अब यहां पर डिस्पर्सन क्या होता है? द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्सन। डिस्पर्सन क्या होता है ये भी आप समझ गए, तो ये भी एक प्रकार का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहां पर कहता है कि यू हैव सीन दैट व्हाइट लाइट इज डिस्पर्स्ड इनटू इट्स 7 कलर कंपोनेंट बाय अ प्रिज्म। भैया समझ गए कि भाई जो प्रिज्म होता है उससे जब हम व्हाइट लाइट गुजारते हैं तो उसके जो 7 रंग है वो हमको साफ साफ देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर कहता है कि व्हाई डू वी गेट दिस कलर्स, ये कलर्स हमें क्यों देखने को मिलते हैं? डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स विथ रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे एज दे पास थ्रू अ प्रिज्म। यहां पर क्या है, कह रहा है कि भाई ये 7 कलर हमें क्यों देखने को मिलते हैं, 7 रंग क्यों होते हैं हमारे व्हाइट लाइट में? समझ गए? तो यहां पर होता है कि भाई देखो, जो ये हमारा पूरा वाइट लाइट होता है इसमें क्या होता है, अलग अलग कलर्स होते हैं और ये जो अलग अलग कलर्स होते हैं इनका जो वेवलेंथ होता है वो अलग अलग होता है। जैसे रेड का वेवलेंथ अलग है, ऑरेंज का अलग है, येलो का अलग है, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, सबका क्या है, अलग अलग है। क्या अलग अलग है भैया? इनका सबका स्पेक्ट्रम जो वेवलेंथ है वो अलग अलग है। जैसे कि ये लाइट रेज क्या है, एक प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो यहां पर कई अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं जिनका वेवलेंथ अलग अलग होता है। उसी में से जो हमारा विजिबल लाइट होता है उसका भी वेवलेंथ होता है और इस वेवलेंथ में से आपके हर एक कलर का अलग अलग वेवलेंथ होता है। जैसे वायलेट का अलग होगा, रेड का अलग होगा, येलो का, ग्रीन का, ब्लू का, सबका अलग अलग होगा। अब ये अलग अलग है ना, तो ये अलग अलग है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमें ये अलग अलग देखने को मिलता है। एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां पर आप जैसे कि देख सकते हैं, यहां पर आपका क्या है, अलग अलग कलर के लाइट का अलग अलग वेवलेंथ है। जैसे वायलेट का वेवलेंथ क्या है, छोटा है, काफी छोटा है, लेकिन रेड का एक वेवलेंथ का साइज देख सकते हैं कितना बड़ा है, काफी बड़ा है। तो इस वजह से क्या होता है कि हमें ये जो सारे लाइट हैं ये जब आपको क्रॉस करते हैं किस चीज से, इस आपके प्रिज्म से ये क्रॉस करते हैं तो ये अलग अलग एंगल पर मुड़ जाते हैं। अलग अलग एंगल पर मुड़ जाते हैं का मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि अलग अलग एक तरीके से हमें दिखने लगते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हमारे सामने क्या है, व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट गुजरा तो रेड जो है उसका वेवलेंथ अलग है तो वो अलग एंगल पर क्या होगा, मुड़ेगा और अलग अलग एंगल पर मुड़कर अलग जगह पर चला जाएगा। और वहीं जो वायलेट है उसका वेवलेंथ काफी छोटा है तो वो ज्यादा एंगल पर मुड़ जाएगा और वो भी अलग दिखेगा। उसी तरीके से जो 7 रंग हैं वो हमको अलग अलग एंगल पर टर्न होते हैं, इस वजह से क्या होता है, ये सातों हमें अलग अलग मिल जाते हैं। समझ गए? अब इसके बाद आता है कि भाई देखो, यहां पर जो व्हाइट लाइट है ना वो फिर से हमें प्राप्त हो जाता है अगर हम इन 7 रंगों को फिर से वापस में जोड़ दें। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो पूरा काम है, ये सबसे पहले देखा गया था इसाक न्यूटन के द्वारा। हाँ, वही फिजिक्स वाले न्यूटन साहब, उन्हीं की बात हो रही है कि उन्होंने देखा कि जब हम प्रिज्म का यूज करते हैं, ग्लास प्रिज्म का, तो हम सनलाइट को उससे स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि 7 रंग प्राप्त कर सकते हैं। तो उनको लगा कि भैया एक
और हम प्रिज्म लगा देंगे ना तो हमको 7 की जगह 10, 12, 15 कलर मिलने लगेगा। तो जब उन्होंने ऐसा ट्राई किया तो उन्हें पता चला कि नहीं नहीं, सिर्फ 7 ही मिल रहे हैं, उससे ज्यादा कोई दूसरा रंग हमें नहीं दिख रहा है। तो क्या हुआ, उन्होंने जब इस पैटर्न में इस तरीके से प्रिज्म को लगा कर देखा तो उन्हें पता चला कि व्हाइट लाइट जो है वो प्रिज्म से अलग अलग लाइट में टूटता है, लेकिन वो अगर हम प्रिज्म को इस तरीके से उल्टा करके लगाएं तो ये फिर से व्हाइट लाइट बन जाता है। तो यहां पर उनको पता चला कि भैया देखो, जो सनलाइट है ना, सनलाइट किस चीज का बना हुआ है, सनलाइट जो है वो 7 कलर्स का बना हुआ है, और सनलाइट में व्हाइट लाइट होता है, व्हाइट लाइट भी 7 रंगों से बनता है। ठीक है, अब यहां पर व्हाइट लाइट क्या होता है, इसका सिंपल डेफिनेशन है, एनी लाइट दैट गिव्स अ स्पेक्ट्रम सिमिलर टू दैट ऑफ सनलाइट इज ऑफन रेफर्ड टू एज व्हाइट लाइट। मतलब कि कोई भी लाइट, कोई भी ऐसा लाइट जो कि सनलाइट के जैसा 7 रंग दे, वो एक प्रकार का व्हाइट लाइट है। अब यहां पर हमें पढ़ना है रेनबो फॉर्मेशन, कि ये रेनबो कैसे बनता है। तो रेनबो तो आपने देखा होगा अपने आसपास कि भैया आसमान में जब बारिश होती है उसके अगले दिन या फिर उस दिन हमें क्या देखने को मिलता है, रेनबो दिखता है। तो रेनबो को जरा सा याद कीजिए कि भैया रेनबो कहां दिखता है। अब रेनबो हमें दिखता है सनलाइट के दूसरी ओर, मतलब कि इधर अगर सूरज है तो रेनबो इधर दिखेगा, अगर इधर रेनबो है तो सूरज इधर होगा, मतलब अपोजिट साइड में दिखता है। तो आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि भाई सनलाइट के अपोजिट में हमें रेनबो क्यों दिखता है? उसका रीजन है कि यहां पर सनलाइट का डिस्पर्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, उस वजह से हमें ये दिखता है, रेनबो दिखता है। अब बात है कि भैया वहां पर तो मिरर नहीं लगा हुआ है, तो ये रिफ्रैक्शन होता कैसे है? तो भैया देखो, जब बारिश होती है तो बारिश होने के बाद जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वहां पर बहुत सारे वाटर वेपर्स होते हैं, टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं वाटर के, पानी की बूंदें होती हैं हवा में मौजूद। तो ये जो पानी की बूंदें होती हैं ना, वो भी एक प्रकार के प्रिज्म का काम करती हैं, और वो रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन सारी चीजें करती हैं, जिससे कि हमें ये रेनबो का फॉर्मेशन दिखता है। ठीक है, अब यहां पर बात है कि यहां पर पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो यहां पर प्रोसेस में समझिए कि एक रेन ड्रॉप है, कोई भी पानी का, वाटर का मॉलिक्यूल है जो कि वहां पर लटका हुआ है आसमान में। अब इस पर कोई सनलाइट पड़ेगा तो सबसे पहले क्या होगा, यहां पर हमारा रिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट रेट क्या हो गया, टर्न हो गया। ठीक है, इसके बाद यहां पर क्या हो रहा है, डिस्पर्शन हो रहा है, डिस्पर्शन हो गया। मतलब डिस्पर्शन मतलब कि व्हाइट लाइट 7 रंगों में टूट गया। फिर यहां पर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो गया लाइट, और फिर से यहां पर क्या हो गया, रिफ्रैक्ट हो गया, रिफ्रैक्ट अलग अलग हो गया। ठीक है, और रिफ्रैक्शन में क्या हुआ कि सभी जो लाइट रेज हैं, मतलब अलग अलग वेवलेंथ वाले, वो अलग अलग निकल गए। ठीक है, वो भी क्लियर है। तो इस प्रोसेस के जरिए एक जो आपका ड्रॉपलेट है वो क्या करता है, आपके सनलाइट को 7 रंगों में तोड़ देता है और वो वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। मतलब इधर सूरज है, आया, यहां पर ड्रॉपलेट है, यहां पर ड्रॉपलेट से टकराया, वापस इधर आ गया। तो आप यहां बैठे हैं तो आपको यहां पर क्या दिखेगा, आपको यहां पर दिखेगा पूरा एक बैंड, जो कि क्या होगा, रेनबो होगा। ठीक है, अब यहां पर क्या है, यहां पर वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं ये स्मॉल प्रिज्म के जैसा काम करते हैं। ये रिफ्रैक्ट, डिस्पर्स, इसके अलावा रिफ्लेक्ट और फिर से रिफ्रैक्ट करते हैं। ये तो प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया, और इसकी वजह से क्या होता है, हमारी आंखों को रेनबो फॉर्मेशन दिखता है। आपने बोला सर यहां पर रिफ्रैक्शन हुआ, डिस्पर्शन हुआ, तो डिस्पर्शन हुआ तो सनलाइट में तो व्हाइट लाइट है, तो उससे डिस्पर्शन होके तो 7 रंग दिखते हैं। तो फिर यहां पर तो आसमान में हजारों की संख्या में बूंदे हैं, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में मॉलिक्यूल हैं, तो फिर ये हमें बैंड क्यों दिखता है, हर मॉलिक्यूल 7 रंग फेंक रहा है, तो हमें तो भाई अलग अलग ऐसा नहीं दिखना चाहिए, पट्टी जैसा। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन हम जरा सा समझ लेते हैं। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन यहां पर यह है कि देखो यहां पर हमें 7 रंग दिखते हैं, तो 7 रंग की पट्टी हमें दिखती है, रेनबो दिखता है। उसका रीजन क्या है, पहला तो भाई क्या हुआ, हर बूंद क्या कर रहा है, इस प्रकार से डिस्पर्शन कर रहा है। मतलब कि यहां पर 7 रंग है, सातों रंगों को क्या कर रहा है, अलग अलग बाहर निकाल रहा है, अलग अलग। लेकिन आपके आंख तक एक बूंद का एक ही कलर पहुंचता है। मतलब यहां पर इस तरीके से हजारों की संख्या में बूंदे हैं, और ये हजारों ड्रॉपलेट्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, डिस्पर्शन कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन सारी चीजें कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि उससे 7 रंग निकल रहे हैं। लेकिन इस बूंद के सामने, रेड वाले के सामने आप यहां पर बैठे हुए हैं, इस बूंद के
ब्लू वाले के सामने आप बैठे हुए हैं, बाकी जो लाइट रेज हैं वो आपके बगल से होकर गुजर गई, आंखों के बगल से, आपको इस ड्रॉपलेट का सिर्फ बूंद ब्लू कलर दिखा, इस ड्रॉपलेट का जो है वो सिर्फ रेड दिखा। तो यहां पर जब आप इस तरीके से क्या देखते हैं, पट्टी देखते हैं, तो सबसे ऊपर जो है वाटर ड्रॉपलेट्स, उनका रेड लाइट आप तक पहुंचा, नीचे वाले का येलो आप तक पहुंचा, उसके नीचे वाले का ग्रीन पहुंचा। तो इस वजह से क्या होता है, हमें पूरा पट्टी देखने को मिलता है रेनबो का। तो यहां पर रेनबो फॉर्मेशन तो एक तरीके से हमने पढ़ लिया। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारे सामने क्या है, आगे हमारे सामने अगला टॉपिक क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो भैया एटमॉस्फेयर में होने वाला रिफ्रैक्शन क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है एटमॉस्फेयर की वजह से जो होता है। अब यहां पर कहता है कि आप जो हैं कभी अगर आग को देखते होंगे या गर्म चीज को देखते होंगे तो उसके ऊपर थोड़ी गर्मी निकलती रहती है, तो उसके ऊपर आप दूसरी तरफ कुछ चीज देखने का कोशिश करें तो वो आपको धुंधला दिखेगा, या फिर उसका जो इमेज है वो मूव करता हुआ दिखेगा, वेव के जैसा दिखेगा। तो ये होता क्यों है? ये होता इसलिए है क्योंकि वहां पर एयर जो है गर्म होता है और वो लगातार ऊपर की ओर मूव कर रहा होता है, और वहां पर कभी ठंडा कभी गर्म इस तरीके से हवा मूव कर रहा होता है, जिससे कि वहां का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लगातार चेंज हो रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से एयर जो है वो आपको वेवी दिखता है, कभी इमेज जो है वेवी दिखता है। कैसा दिखता है मैं जरा सा आपको दिखा दूं कि यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये जो इमेज है इसमें क्या है, यहां पर आग जल रहा है, इसके ऊपर ये पूरा जो इमेज आप देख रहे हैं ये आपको कैसा दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है, आपको क्लीन नहीं दिखेगा, इसके पार कुछ भी आप देख रहे हैं तो नहीं दिख रहा है। तो वो क्यों है? क्योंकि यहां पर जो फायर जल रहा है उससे जो हॉट एयर निकल रहा है उससे यहां पर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लगातार चेंज हो रहा है मूवमेंट की वजह से, एयर की मूवमेंट की वजह से। उस वजह से दूसरी तरफ की चीज हमें साफ साफ नहीं दिख रही है। तो ये जो रिफ्रैक्शन हुआ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये तो भैया छोटे लेवल पर हुआ, लेकिन बड़े लेवल पर भी बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे घटनाएं होती हैं। जैसे कि सबसे पहला क्या है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। मतलब जो स्टार्स हैं ट्विंकल करते हैं, टिमटिमाते हैं तारे, तो वो क्यों टिमटिमाते हैं ये हमें समझना है। यहां पर कहता है कि द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट। स्टारलाइट मतलब कि तारे से आने वाली रोशनी को हम क्या कहेंगे, स्टारलाइट कहेंगे। द स्टारलाइट ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर अंडरगोज रिफ्रैक्शन कंटिन्यूअसली बिफोर इट रीचेज द अर्थ। यानी कि जो स्टारलाइट होता है वो जब आसमान में पहुंचता है तो आसमान में पहुंचने से पहले वो आसमान के कई सारे लेयर्स, एटमॉस्फेयर के कई सारे लेयर्स से होकर गुजरता है। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं कि तारा है, तारा से लाइट आया, यहां पर पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर, इस तरीके से कई सारे हमारे एटमॉस्फेयर में लेयर हैं। इन सभी लेयर से होकर गुजरता है और हमारे आंखों तक पहुंचता है। अब यहां पर क्या है कि हर लेयर जो है वो एक प्रकार, उसका क्या है, डेंसिटी अलग अलग है। तो इस वजह से हर लेयर पर क्या होगा, एक प्रकार का रिफ्रैक्शन होगा, और वहां पर ये सारे रिफ्रैक्टिव मटेरियल के रूप में काम करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो काफी ज्यादा रिफ्रैक्शन करता है और हमें बहुत ज्यादा रिफ्रैक्शन दिखता है। यहां पर यही कहता है कि द एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन ऑकर्स इन मीडियम ऑफ ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हर लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। और यहां पर कहता है कि सिंस द एटमॉस्फेयर बेंड्स स्टारलाइट टुवर्ड द नॉर्मल, द अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन। क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन हो रहा है तो क्या होगा, यहां पर आप अगर ध्यान दें तो यहां पर क्या होगा कि जब आप इस तरीके से स्टारलाइट को देखेंगे तो यहां पर रिफ्रैक्शन होगा। यहां पर ये मीडियम है, ये नॉर्मल हो गया, तो ये नॉर्मल की तरफ मूव करेगा रिफ्रैक्शन के बाद। फिर से यहां पर नॉर्मल हो गया तो ये नॉर्मल की तरफ मूव करेगा, इस तरफ लाइट रे मूव कर जाएगा। फिर यहां पर नॉर्मल हो गया, फिर यहां पर नॉर्मल हो गया, तो सारे बार, हर बार क्या होगा, नॉर्मल की ओर मूवमेंट होगा। इस वजह से क्या होता है, जो स्टार यहां पर है उसका पोजीशन हमें यहां पर दिखता है, लगता है कि यहां पर है, लेकिन रियलिटी में वो यहां पर होता है। जब भी आप तिरछे होकर तारे को देखते हैं तो तारे को जो आप देख रहे हैं, जो उसकी पोजीशन है उससे थोड़ी सी नीची होती है तारे की पोजीशन। क्यों भैया, क्योंकि यहां पर हो रहा है रिफ्रैक्शन हर एटमॉस्फेयर के हर लेवल पर, जिससे क्या हो रहा है, वो हमें तारा थोड़ा सा ऊपर की ओर दिख रहा है। समझ गए क्यों? क्योंकि जो सनलाइट है, सॉरी स्टारलाइट है, वो नॉर्मल की ओर मूव कर रहा है, क्योंकि यहां पर लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी में जा रहे हैं, फिर लो से हाई में जा रहे हैं, फिर लो से हाई में जा रहे हैं। तो इस वजह से ऐसा होते रहता है।
ठीक है। अब यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़ें तो आगे हमारे सामने क्या कहता है, आगे कहता है कि द स्टार अपीयर स्लाइटली हायर अबव इट्स एक्चुअल पोजीशन व्हेन व्यूड नियर द होराइजन। फर्दर दिस अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज नॉट स्टेशनरी बट कीप्स ऑन चेंजिंग स्लाइटली सिंस द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर आर नॉट स्टेशनरी एज वाज केस इन द प्रीवियस पैराग्राफ। कि भाई देखो यहां पर क्या है कि सन स्टार का पोजीशन लगातार स्टेशनरी नहीं रहता है। क्यों भैया? क्योंकि हमारा अर्थ मूव कर रहा है लगातार, और साथ में क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर में भी जो एयर है उसका मूवमेंट हो रहा है। इस वजह से क्या होता है, एटमॉस्फेयर में लगातार आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आ रहा होता है। जो आप एक तरीके से स्टार को देख रहे हैं तो यहां पर जो आपका ये लेयर है, अलग अलग लेयर हैं, इनमें लगातार एयर का मूवमेंट हो रहा है। एयर का मूवमेंट लगातार होने की वजह से कभी यहां डेंसिटी कम होगा, कभी ज्यादा होगा, कभी यहां कम होगा, कभी ज्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी ज्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी ज्यादा होगा। इस वजह से क्या होगा कि जो आपका ये स्टार है उसका पोजीशन जो है वो हर बार थोड़ा 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 शिफ्ट करते रहेगा। तो थोड़ा थोड़ा अगर शिफ्ट करेगा तो यहां पर क्या होगा, तो हमें देखने में ऐसा लगेगा कि जो स्टार है वो क्या कर रहा है, थोड़ा थोड़ा इधर मूव कर रहा है। अब यहां पर बात यह है कि जो स्टार होता है वो एक पॉइंट सोर्स होता है, एकदम छोटा सा होता है। तो भाई अगर हम देखें तो वो छोटा सा है, अगर उसका अचानक से डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, वो हमें लगेगा कि उसका जो पूरा एक तरीके से, अगर यहाँ पर पूरा एटमॉस्फेयर में डेंसिटी ज़्यादा हो गया तो उसका लाइट काफ़ी कम आएगा, फिर अचानक से लाइट ज़्यादा आएगा, डेंसिटी कम हो गया तो उसकी वजह से क्या होता है कि स्टार हमें ट्विंकल करते हुए दिखता है। ठीक है। अब यहां पर क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे सामने क्या कहता है, यहां पर कहता है कि सिंस द स्टार आर वेरी डिस्टेंस दे अप्रोक्सीमेट पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट एज द पाथ ऑफ रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार गोज ऑन वेरिंग स्लाइटली द अपरेंट पोजिशन ऑफ स्टार फ्लक्चुएट्स एंड द अमाउंट ऑफ starlight entering the eye flicker. The star sometimes appears brighter and the other times fainter. This is the twinkling effect. और यही होता है हमारा twinkling effect. अब यहाँ पर सवाल उठता है कि why don't planets twinkle? तो भैया planet की बात करें तो planet जो है उसका साइज स्टार जितना छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है। भैया होता है स्टार बड़ा है लेकिन वो हमसे है बहुत दूर, इसलिए हमको बूंद जैसा छोटा सा दिखता है। लेकिन जो planet है वो हमसे बहुत नजदीक है, इस वजह से हमें बहुत बड़ा दिखता है। हाँ, इतना बड़ा नहीं है कि आप नॉर्मल आंखों से देख सकते हैं, लेकिन जो स्पेशल कंडीशन में आप देख सकते हैं और टेलीस्कोप वगैरह से देख सकते हैं। ठीक है। अब यहां पर देखें तो आगे कहता है कि इफ यू कंसीडर अ प्लैनेट एज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइड सोर्स द टोटल वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आवर आई फ्रॉम द ऑल द इंडिविजुअल पॉइंट साइड सोर्स विल एवरेज आउट टू बी जीरो, देयर बाय नलिफाइंग द ट्विंकलिंग इफेक्ट। इस वजह से हमारा ट्विंकलिंग इफेक्ट नहीं होता है। अब यहां पर अगला पॉइंट क्या कहा गया है, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। अब ये क्या है, ये चीज है कि भाई देखो, जब भी आप सुबह में उठकर सबसे पहले सूरज की किरण देखते हैं, सूर्य को सबसे पहले देखते हैं, तो वो आपको कैसा अपीयर होता है, रेड अपीयर होता है। वो रेड क्यों होता है ये हम बाद में बात करेंगे। पहले यहां पर बात यह है कि भैया देखो, जब भी आप सूरज को देखते हैं सुबह उठकर सबसे पहले, तो जब भी रियल में सूरज हमारे सामने आता है, बिल्कुल आंखों के सामने, तो उससे 2 मिनट पहले ही हमको सूरज दिखने लगता है, लाल लाल दिखने लगता है। क्यों दिखता है? क्योंकि देखिए सूरज जो है होराइजन से पीछे है, होराइजन के अभी भी नीचे ही है। होराइजन क्या है, जैसे यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये मान लीजिए क्या है, एक हमारा कोई भी यहां पर ऐसे है, तो आप मेरी आंखों को नहीं देख पा रहे हैं। तो यहां पर मेरी आंखों को क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि मेरा आंख जो है वो होराइजन के नीचे है। अगर मैं ऐसे करूं तो मेरा आंख आपको दिखने लगा, क्यों? क्योंकि मेरा आंख आपका होराइजन के ऊपर आ गया। यहां पर एक कोना एक तरीके से है, तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, होराइजन ये चीज नहीं होता है। होराइजन आपको अर्थ से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है, उसकी बात यहां पर हम नहीं कर रहे, मैं समझा रहा हूं। तो भाई आप रियलिटी में देख तो रहे हैं कि भाई मेरा आंख जो है होराइजन से नीचे है, लेकिन अब आंख होराइजन से ऊपर है। लेकिन जब सन जो है होराइजन से नीचे ही होता है तभी हमें सन दिखने लगता है। क्यों भाई? क्योंकि यहां पर रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन क्यों होता है? क्योंकि देखो यहां पर जब हमारा सन इस प्रकार से होता है, मतलब कि होराइजन के नीचे ही है अभी, लेकिन क्या होता है कि यहां पर सनलाइट जब निकलता है
सनलाइट सन से आता है तो वहां पर आकर एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर से टकराकर वो क्या करता है, रिफ्रैक्ट कर जाता है, और रिफ्रैक्ट करके हमारे आंखों तक पहुंचता है और हमें देखने में लगता है कि जो सनलाइट है वो सन जो है वो बिल्कुल हमारे सामने है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो सन है वो 2 मिनट पहले हमको सूर्योदय के 2 मिनट पहले हमको दिख जाता है। अब यहां पर सूर्योदय का मतलब क्या है, होराइजन के ऊपर आना, मतलब रियलिटी में ऊपर आ गया है और डायरेक्ट सनलाइट हमारे ऊपर आ रहा है। लेकिन क्या होता है कि सुबह में सूर्योदय से 2 मिनट पहले जो सनलाइट है वो हम पर पड़ने लगता है और शाम को सूर्योदय के 2 मिनट बाद तक हमें सनलाइट देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहां पर यह रीजन हो गया कि भाई क्यों हमें सनलाइट 2 मिनट पहले दिखता है और सनलाइट 2 मिनट बाद क्यों दिखता है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर आगे हम देखें तो आगे क्या कहता है कि यहां पर वही चीज है कि भाई क्यों होता है ये तो आप समझ गए। यहां पर यही चीज है कि शाम को 2 मिनट बाद हमको सूर्योदय के 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखेगा और सुबह में सूर्योदय के 2 मिनट पहले तक सूर्य दिखेगा। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे क्या है, टॉपिक है हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। टॉपिक 11.6 है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, अब यहां पर कहता है कि द इंटरप्ले ऑफ लाइट with objects around us give rise to several spectacular phenomena in nature। जब लाइट ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करता है तो कई प्रकार के फिनोमेना हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्काई का ब्लू कलर या फिर वाटर का कलर डीप सी में। इसके अलावा सन का सनराइज और सनसेट के समय रेड कलर। ये क्यों होता है, ये आपके स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। अब यहां पर देखें तो यहां पर कहता है कि इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्नड अबाउट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइड पार्टिकल्स। क्लास 9th में आपने लाइट का स्कैटरिंग आपने पढ़ा था कि कैसे होता है कोलॉइड पार्टिकल्स में। वहां पर आपने देखा था कि ट्रू सॉल्यूशन में हमारा लाइट बीम जो है उसका पाथ विजिबल नहीं होता है, लेकिन कोलॉइडल सॉल्यूशन में पाथ विजिबल हो जाता है, जहां पर साइज पार्टिकल्स का काफी बड़ा होता है। ठीक है, अब यहां पर हमें बात करना है टिंडल इफेक्ट के बारे में। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, टिंडल इफेक्ट की बात करें तो सिंपल है कि भैया जब जो लाइट रे है उसको जब हम ऐसे एक सॉल्यूशन से पास कराते हैं, ऐसे मीडियम से पास कराते हैं जिसमें कि काफ़ी पार्टिकल्स वगैरह होते हैं काफ़ी बड़े साइज के, तो उसका पाथ विजिबल हो जाता है। अब यहाँ पर अर्थ एटमॉस्फेयर के बारे में बात करता है कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है ये काफ़ी हेट्रोजिनस मिक्सचर है। यहाँ पर आपको कई सारे माइन्यूट पार्टिकल्स हैं, जैसे कि स्मोक है, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं जैसे कि डस्ट वगैरह हो गया, एयर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब बीम ऑफ लाइट इस तरीके के पार्टिकल्स को हीट करता है तो वहां पर क्या होता है, स्कैटरिंग होता है और लाइट का पाथ जो है वो विजिबल हो जाता है। और यहां पर हमारा लाइट जो है हम तक पहुंचने से पहले काफी ज्यादा स्कैटर हो जाता है, काफी ज्यादा एक तरीके से डिफ्यूज हो जाता है। और यहां पर जो फेनोमेना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का कोलॉइडल पार्टिकल्स के द्वारा, इसी को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। मतलब इसी से हमारा टिंडल इफेक्ट जनरेट होता है। टिंडल इफेक्ट के बारे में भी आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। अब यहां पर इसको देखने का सबसे अच्छा उदाहरण है कि कभी रूम में धुआं हो और वहां से लाइट आप इस तरीके से गुजारें तो आपको लाइट पाथ विजिबल हो जाएगा। अब लाइट पाथ को अगर देखना है तो मैं आपको दिखा देता हूं कि ये कैसे दिखता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि क्या है, सनलाइट आ रहा है। यहां पर ये फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का कैनोपी ऊपर देख सकते हैं, हरे कलर का आपको पूरा छाया दिख रहा है, उसमें से सनलाइट पास हो रहा है। और यहां पर हमें क्या मिल रहा है, टिंडल इफेक्ट देखने को मिल रहा है कि भाई पूरा पाथ जो है वो हमारा विजिबल है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो आगे यहां पर क्या है, वही चीज बात कही गई। यहां पर आगे कहता है दस स्कैटरिंग ऑफ लाइट मेक्स द पार्टिकल विजिबल। टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू कैनोपी और डेंस फॉरेस्ट। ये भी हम बात कर चुके हैं, ये भी देख चुके हैं, अभी तुरंत मैंने आपको उदाहरण दिखाया। आगे अगला चीज कहता है द कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स। यानी कि जो स्कैटर्ड लाइट कहने का मतलब है कि जब भी स्कैटरिंग होगा उसके बाद क्या होगा, व्हाइट लाइट जो है वो अलग अलग कलर्स में दिखने लगेगा। जैसे कि शाम को हमें क्या दिखता है, शाम को जो सूर्य है उसका कलर लाल दिखता है। क्यों भाई, क्योंकि वहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रहा है। मतलब लाइट जो हम तक पहुंचा उसमें से ब्लू कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर सारे गायब हो गए, हम तक क्या पहुंचा, सिर्फ रेड कलर पहुंचा और हमें सूर्य लाल दिखता है, पूरा एनवायरनमेंट हमें लाल दिखता है। ठीक है, अब यहां पर क्या कहता है, यहां पर कहता है कि वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर मेनली ब्लू लाइट व्हाइल पार्टिकल्स ऑफ लार्जर साइज स्कैटर लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। अब ये क्या चीज कहता है भाई, यहां पर यह चीज कहता है कि देखो यहां पर हमारे जो पास लाइट्स होते हैं, 7 कलर हमारे पास होते हैं, इनका अलग अलग वेवलेंथ होता है। रेड का वेवलेंथ अलग होगा, ऑरेंज का अलग होगा, येलो का अलग होगा, ग्रीन, ब्लू, वायलेट का अलग होगा। तो देखें तो वायलेट का सबसे छोटा वेवलेंथ होता है और रेड का सबसे बड़ा वेवलेंथ होता है, लगभग 1.6 1.7 गुना, मतलब कि 1.5 गुना से भी ज्यादा लंबा वेवलेंथ होता है। अब इसके बाद यहां पर बात करें तो लाइट क्या है, लाइट एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो यहां पर क्या है, इसका वेवलेंथ होता है, अलग अलग कलर का अलग अलग वेवलेंथ होता है।
तो इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर हमारे सामने एक टॉपिक का है पार्ट, तो वो टॉपिक जरा सा देख लेते हैं। यहां पर कहता है कि अगर स्कैटरिंग पार्टिकल्स का साइज काफी बड़ा होगा तो हमें व्हाइट स्कैटर्ड लाइट व्हाइट भी दिखेगा, लेकिन कई बार स्कैटर्ड लाइट हमें ब्लू दिखता है, रेड दिखता है, अलग अलग दिखता है, क्योंकि पार्टिकल के साइज अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब यहां पर इसी से जुड़ा हुआ अगला टॉपिक आ जाता है। टॉपिक क्या कहता है, व्हाई इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई ब्लू, क्लियर स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है। अब यहां पर कहता है कि देखो हमारे एनवायरमेंट में जो मॉलिक्यूल्स हैं, एयर के मॉलिक्यूल हैं और दूसरे जो फाइन पार्टिकल्स हैं, उनका साइज काफी छोटा होता है। कितना छोटा होता है, वो आपके जो विजिबल लाइट का वेवलेंथ है उससे भी छोटा होता है। और इसके अलावा कहता है दीज आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ एट द ब्लू एंड देन द ऑफ द लॉन्गर वेवलेंथ एट द रेड एंड। मतलब यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर ये जो लाइट रेज हैं, मतलब कि ये जो पार्टिकल्स हैं हमारे एनवायरनमेंट में, उनका साइज काफी छोटा है। अब साइज छोटा है उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे ये फर्क पड़ता है कि जब भी हमारे पास जो ये लाइट रेज आते हैं, मतलब कि जो लाइट रेज आते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, तो उनको ये जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं उनमें से ये जो हमारे ये आप देख सकते हैं कि जो हमारे वायलेट, ब्लू, ग्रीन, इनको आसानी से स्कैटर कर सकते हैं, और यहां पर जो हमारे रेड, ऑरेंज, येलो है, इनको ये स्कैटर नहीं करने पाते हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे यहां पर ये फर्क पड़ता है, इससे यहां पर ये फर्क पड़ता है कि देखिए हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें से जब हमारा सनलाइट क्रॉस करता है तो यहां पर जो हमारे ब्लू लाइट हैं, वायलेट लाइट हैं, उनको यहां पर क्या हो जाता है, स्कैटरिंग कर देता है। मतलब कि ब्लू लाइट आया, देख सकते हैं यहां पर ये स्कैटर हो गया, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, सब तरफ स्कैटर हो गया, ब्लू, वायलेट वगैरह, थोड़ा मोड़ा ग्रीन भी। लेकिन जो रेड है, ऑरेंज है या फिर जो हमारा येलो है, ये सीधे अर्थ तक पहुंचता है, वो हमारे स्कैटर नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनका वेवलेंथ ज्यादा होता है। वेवलेंथ तो आपने समझ लिया। तो यहां पर क्या हुआ कि इसकी वजह से हमारा पूरा जो एनवायरमेंट है, पूरा जो स्काई है, उसमें ब्लू कलर क्या हो जाता है, स्कैटर होते रहता है। इससे क्या होता है कि हमारा जो स्काई है वो हमें ब्लू कलर का दिखता है। अब बोलेगा सर ब्लू से ज्यादा तो स्कैटरिंग वायलेट का होता है, तो वायलेट क्यों नहीं दिखता है। तो भाई देखो बात है, सिंपल है कि भाई हमारा आंख जो है वो ब्लू कलर को आसानी से रीड कर पाता है, उसको ले पाता है। ब्लू वायलेट उतना ज्यादा हम देख नहीं पाते हैं, या फिर और भी कुछ रीजन है, तो वो उतना डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, यहां पर यही कहता है कि दस व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर द फाइन पार्टिकल्स इन एयर स्कैटर द ब्लू कलर more strongly than red. The scattered blue light enters our eye in the earth. If the earth had no atmosphere, there would be not have been any scattering. अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर नहीं होता तो कोई स्कैटरिंग नहीं होता और हमारा स्काई जो है वो डार्क दिखता। और इसके अलावा बात करें तो जब एरोप्लेन वगैरह हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो उनको भी स्काई जो है वो डार्क दिखता है। ठीक है, अब इसके अलावा एक और चीज़ है कि भैया देखो जो हमारा सिग्नल वगैरह होता है, डेंजर सिग्नल, वो हमेशा रेड कलर का होता है। रेड क्यों होता है, क्योंकि रेड जो वेवलेंथ होता है उसका वेवलेंथ काफी बड़ा होता है और रेड कलर स्कैटर नहीं होता है और ज्यादा दूर तक हम देख सकते हैं। इस वजह से रेड कलर का हमारा डेंजर साइन होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर। ठीक है, अब इसके बाद कहता है कि कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, सनराइज और सनसेट के समय सन का कलर हमारा रेड क्यों दिखता है। तो यहां पर वही बातें हैं जो कि ऊपर हमने देखा कि यहां पर क्या होता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में अगर आप देखें तो हमारा क्या है कि एक सेकेंड, यहां पर क्या है कि जब सन सेट हो रहा होता है या फिर सनराइज हो रहा होता है तो सन हमारा यहां है और सन हमारा यहां है और हम यहां पर अर्थ पर बैठे हुए हैं। तो सन सेट के समय जब हमारा सनलाइट आता है तो उसको ज्यादा लंबे एटमॉस्फेयर का सामना करना पड़ता है, तो उसको ज्यादा रिफ्रैक्शन होता है, वहां पर ज्यादा स्कैटरिंग होता है। अब यहां पर ज्यादा स्कैटरिंग होगा तो क्या होगा, ब्लू लाइट हमारा स्कैटर कर जाएगा, हमारा ग्रीन कलर स्कैटर कर जाएगा और जितने वायलेट वगैरह हैं सारे स्कैटर कर जाएंगे। तो हमें मिलेगा कौन सा कलर, हमारे आंखों तक सिर्फ और सिर्फ रेड कलर पहुंचेगा, चाहे सुबह हो या फिर शाम हो। तो इस वजह से क्या होता है कि जो हमारा स्काई एटमॉस्फेयर, जो हमारा सन है, वो सनसेट और सनराइज के समय कैसा दिखता है, लाल कलर का दिखता है। समझ गए। तो यहां पर यही चीज है कि क्या है कि यहां पर दोपहर में क्या होगा, सीधे आ रहा है तो रिफ्रैक्शन कम होगा, लेकिन यहां पर एंगल पर लंबा इसको दूरी तय करना पड़ रहा है, रिफ्रैक्शन ज्यादा समय तक हो रहा है, तो यहां पर ब्लू कलर, वायलेट कलर वगैरह रिफ्रैक्ट हो जाते हैं, स्कैटर कर जाते हैं और उस वजह से हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है, रेड कलर बचता है।
अब इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो आगे हमारे सामने क्या है, यहाँ पर यही सनराइज सनसेट के लिए यहाँ पर ये एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी मैंने बताता हूँ, इसकी एक्टिविटी स्किप कर रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बताया गया है। यहाँ पर यही चीज़ कहता है कि भाई ये एक्टिविटी करके आपको पता चलेगा कि भाई हमारा जो सनराइज सन जो है वो सनराइज और सनसेट के समय रेड क्यों दिखता है। अब यहाँ पर यही चीज़ कहता है कि लाइट फ्रॉम द सन नियर द होराइजन पासेस थ्रू थिकर लेयर ऑफ एयर and larger distance in the Earth's atmosphere before reaching our eyes. However, light from the sun overhead would travel relatively shorter distance. मतलब कि जब सन हमारे सर के ऊपर होता है तो उसको कम दूरी तय करना पड़ता है, रिफ्रैक्शन भी कम होता है। लेकिन जब शाम और सुबह होता है उस समय सन को ज़्यादा दूरी तय करना पड़ता है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, और रिफ्रैक्शन ज़्यादा होता है। इस वजह से क्या होता है कि जो ब्लू और वायलेट कलर होते हैं वो स्कैटर कर जाते हैं, और ब्लू लाइट और जो भी छोटे वेवलेंथ के लाइट हैं वो स्कैटर कर जाते हैं, और सिर्फ हमारे पास रेड लाइट बचता है जो कि हमारे आंखों तक पहुंचता है, और हमें जो है सन कैसा दिखता है, रेड दिखता है। ठीक है, अब यहां पर हमारा ये जो चैप्टर है ये चैप्टर खत्म हो गया। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, और साथ में इस चैप्टर का जो सॉल्यूशन है वो भी आएगा, डिजिटल बोर्ड से भी आएगा, और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी आएंगे, सारी चीजें आएंगे। तो इसलिए हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को देखते रहें। तब तक के लिए गुड बाय।